ओके, हो गया. So first of all, double helical model of DNA is a secondary structure. It is not the primary structure. सेकेंडरी स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें प्राइमरी स्ट्रक्चर में फोल्डिंग के बाद बनते हैं. और कल मैंने आपको इनका प्राइमरी स्ट्रक्चर सिखाया था. सो प्राइमरी स्ट्रक्चर में कुछ मैंने आपको बताया था. अगर आपको थोड़ी भी भूली बिसरी यादें हैं तो कुछ ऐसा पढ़ाया था मैंने बोला था न्यूक्लियोटाइड्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं और उन बॉन्ड के नाम भी मैंने बताए थे आपको. एंड दीज वर नोन एज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. सो कल की क्लासेस में जो लोग नहीं थे वो शायद थोड़ा मुश्किल में आए. बाकी लोगों को आता है कि मैंने क्या पढ़ाया था. और मैंने पढ़ाया था कि एकदम शांत रहो कि पोजीशन नंबर 3 और 5 के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है. 3 और 5 के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है. 3 और 5 ऐसे ही पढ़ाया था. 3 और 5 के बीच में फॉस्फेट बॉन्ड है. मैंने ये भी बताया था कि एक तरफ तीसरा खाली है जहां पर OH है, एक तरफ 5वां खाली है जहां पर फॉस्फेट. ये सब प्रोटोटाइप बन रहा है, नॉट द रियल तो मैंने कल पढ़ा रखा है आपको. और इधर मैंने देखा था कि बेटा आपका OH खाली है और इधर फॉस्फेट खाली है. फिर मैंने इनकी पोलैरिटी डिफाइन करी थी आपके साथ और बोला था जहां फॉस्फेट खाली है वो 5 प्राइम है और जहां OH खाली है वो 3 प्राइम है. और ये स्ट्रक्चर कल मैंने आपको डिटेल में पढ़ाए. ये रहा 3 प्राइम और ये 5 प्राइम. फिर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 2 चेन है और दोनों एक दूसरे की एंटी पैरेलल है. और ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इन चेन के बीच में नाइट्रोजन बेस पेयर है. जैसे कि एडेनिन है तो इधर से आया थायमिन, डबल बॉन्ड है. अगर थायमिन है तो एडेनिन है, यहाँ पर भी कैसा है, डबल बॉन्ड. अगर ग्वानिन है तो साइटोसिन, डबल ट्रिपल. साइटोसिन है तो ग्वानिन, डबल के ट्रिपल. और हमारे पास एक चेन है कि 2 चेन है, 2 चेन. और हमने बोला था DNA को अगर डबल स्टैंडर्ड कंडीशन में सीखना है तो आप लोग उनके न्यूक्लियोटाइड काउंट करेंगे कि बेस पेयर. तो आज पहले कुछ प्राइमरी बातें मैं लिख देता हूं आपको, कल मैंने पढ़ा दी थी. सेकेंडरी बातें उसके बाद, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में बातें. तो पहले तो मुझे आपकी मदद लगेगी, आप मेरी मदद करिए. बताइए 1 चेन और 2 चेन. देयर आर 2 चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड या फिर न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड की 2 चेन है और दोनों चेन एंटी पैरेलल है. ये सैलिएंट फीचर हैं जो आपको आने चाहिए. एंटी पैरेलल. 1 chain have the direction of 5 prime to 3 prime. Another chain have the 3 prime to 5 prime direction. इसके अलावा इनकी बैकबोन ऑफ एवरी चेन कल ही पढ़ा दिया था मैंने. बैकबोन ऑफ एवरी चेन इट इज मेड अप ऑफ PDE. व्हाट इज PDE? बताओ 3 और 5 के बीच में कौन सा बॉन्ड? फॉस्फोडाइस्टर. 3 और 5 के बीच में फॉस्फोडाइस्टर. तो हर तीसरी और 5वीं पोजीशन के बीच में जो बॉन्ड है दैट इज नोन एज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. सो मैंने बोला था दिस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड आर नोन एज सुगर फॉस्फेट सुगर बॉन्ड और द सुगर फॉस्फेट बॉन्ड. इसके अलावा मैंने बोला था कि नाइट्रोजन बेसेस आर projected towards inside of हेलिक्स. हेलिक्स के इनर साइड की तरफ प्रोजेक्टेड है नाइट्रोजन बेसेस. और 5वीं बात मैंने आपको बताई थी, दे हैव बेस पेयरिंग अकॉर्डिंग टू एरविन चारगाफ रूल. एडेनिन पेयर विद थाइमिन विद द डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड भी हाइड्रोजन बॉन्ड ही है. एंड ग्वानिन पेयर विद साइटोसिन विद द ट्रिपल बॉन्ड.
सो इतने पॉइंट आप एक बार बोल दीजिए, आपको तो आते ही है। बताइए डबल हेलिकल मॉडल। अरे अंजलि जी कल कहाँ थी, यहाँ खड़ी हुई है, क्लासेस छोड़ रही हो, तबीयत ठीक नहीं थी? पक्का बैठो। हाँ भाई, आप ये सारे पॉइंट बोलेंगे। बताइए एक चेन की दो चेन, पैरेलल की एंटी पैरेलल? एंटी पैरेलल। बैकबोन ऑफ ईच चेन इज मेड अप ऑफ सुगर फॉस्फेट, पक्का? और नाइट्रोजन बेस आर प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स इनर साइड और आउटसाइड? इनर साइड। और इनमें क्या है? बेस पेयरिंग, एडेनिन पेयर विद थायमिन, ग्वानिन पेयर विद साइटोसिन, पक्का? चलो रवि, 5 प्राइम एंड की पांचों प्राइम पोजीशन ऑफ द सुगर। बीच वाले न्यूक्लियोटाइड, थ्री प्राइम एंड, अगर मैं बीच का कोई भी न्यूक्लियोटाइड उठाऊं तो तीसरी पोजीशन फास्फोडाइस्टर, पांचवी। अगर मैं 3 प्राइम एंड पर जाऊं तो पांचवी फास्फोडाइस्टर, तीसरी। अगर मैं 5 प्राइम पे जाऊं तो तीसरी फास्फोडाइस्टर है, पांचवी फास्फोडाइस्टर नहीं है। एक चेन की दो चेन, अब बिल्कुल खत्म करने जा रहा हूं। एक चेन की दो चेन, पैरेलल और एंटी पैरेलल। सुगर फॉस्फेट बॉन्ड है, और सुगर फॉस्फेट बॉन्ड में बेटा इनको बोला गया फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। नाइट्रोजन बेस पेयर आर आउटवर्ड और इनवर्ड, और इनवर्ड, और एडेनिन पेयर विद थायमिन, ग्वानिन विद साइटोसिन। क्या ये सैलिएंट फीचर डबल हेलिकल मॉडल के हैं? yes. इनके अलावा कुछ फिजिकल पैरामीटर्स हैं जो आपको आने चाहिए, हटा रहा हूं मैं इसे, ठीक है? फिजिकल पैरामीटर्स में लोगों ने बोला कि यहां पर जो दो चेन है दोनों की दोनों हेलिकल है, नॉट द स्ट्रेट। दे आर द हेलिकल इन नेचर, स्ट्रेट में नहीं है, हेलिकल नेचर में। अगर एक का डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो दूसरे का बेटा डायरेक्शन 3 प्राइम टू 5 प्राइम। और याद रखना इनके बीच में ये जो मैं सीढ़ियां जैसा बना रहा हूं, इट इज बेस पेयर। बोलो क्या बेटा? बेस पेयर। अगर यहाँ एडेनिन है तो यहाँ क्या है? थायमिन। यहाँ ग्वानिन है तो यहाँ साइटोसिन, साइटोसिन है तो ग्वानिन, थायमिन है तो एडेनिन। ओके? तो भाई देखने में जो तुम्हारा हेलिकल स्ट्रक्चर है, इट लुक लाइक ए स्प्रिंग, जैसे कि स्प्रिंग होता है वैसा दिखाई पड़ता है। अगर आप लोग के पास स्पाइरल्स हैं, आजकल ज़्यादातर बुक्स में, बेटा मैं खोल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ज़्यादातर बुक्स के पास स्पाइरल्स हैं। अगर आपको नहीं दिख रहा तो आप अपनी स्पाइरल को ध्यान से देखिए, जो आपके पास बुक है या अपने दोस्त के पास है। इसमें जो स्ट्रक्चर आपके सामने आएगा, इट लुक लाइक ए स्प्रिंग। ये स्प्रिंग नहीं है, ये हेलिक्स है। और हेलिक्स की खास बात होती है कि ये सर्कल कंप्लीट तो करती है लेकिन पॉइंट आपस में जुड़े नहीं होते। अगर ये पॉइंट आपस में जुड़े होते तो एक सर्कल बनता, और उस सर्कल में कितना एंगल होता? 360। कितना? 360। तो एक सर्कल में 360 एंगल होता है। अगर इसके दोनों एंड आपस में जुड़े होते तो क्या होता? सर्कल। लेकिन अभी ये सर्कल नहीं है, और सर्कल नहीं है तो ये क्या कहलाएगा? हेलिक्स। तो एक हेलिक्स जब 360 डिग्री एंगल कवर कर ले, कितना? 360। तो वो कुछ लेंथ कवर करता है, दैट लेंथ इज नोन एज पिच। फिर से बोलो, पिच। तो अगली बार जब मैं पूछूं व्हाट इज पिच, बता पाओगे? पिच इज द लेंथ ऑफ हेलिक्स। पिच इज द लेंथ ऑफ हेलिक्स। ओके, तो अभी मैं एक छोटा सा डेफिनेशन सिखा रहा हूं। पिच, पिच इज द लेंथ ऑफ हेलिक्स when DNA cover 360 डिग्री एंगल, 360 डिग्री एंगल कवर करने में जितनी लंबाई डीएनए कवर कर लेता है उतनी लंबाई को पिच बोलते हैं। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे
तो आपको एक पिच दिखेगी कि अगर ये हाफ सर्किल होता और ये हाफ सर्किल होता तो ये हाफ सर्किल 180 डिग्री और दूसरा हाफ सर्किल 180 डिग्री, टोटल कितना होता 360। इसमें से एक चेन हुई और ये रही दूसरी चेन। तो सर अगर आप यहां से लेकर के यहां तक चलें तो यहां से लेकर यहां तक जितनी भी लेंथ आपने ट्रेवल की है दैट लेंथ इज नोन एज पिच। तो बताइए डीएनए में एक ही पिच होती है कि बहुत सारी? बहुत सारी पिच होती हैं लाइक दिस। हर 360 डिग्री में जितना आप लोग कवर करेंगे लेंथ दैट इज नोन एज पिच। यू गॉट माई पॉइंट? तो चलो बताओ व्हाट इज पिच? लेंथ ऑफ डीएनए, लेंथ ऑफ हेलिक्स व्हेन डीएनए कवर 360 डिग्री है। और बोलते हैं जो हेलिक्स होती है चूंकि स्प्रिंग लाइक होती है और स्प्रिंग लाइक होती है इसका मतलब क्वाइल्ड होती है, तो इनकी क्वाइलिंग का डायरेक्शन या तो क्लॉकवाइज हो सकता है या तो एंटी क्लॉक। जस्ट टेल मी आपको क्या दिख रहा है? आप अपनी तरफ से बोलो। मेरी तरफ से क्लॉकवाइज है, यस और नो? अब बताओ ये क्या है? मेरी तरफ से एंटी क्लॉक। तो बेटा साइंटिस्ट आपस में बड़े कंट्रोवर्शियल पॉइंट देते थे कि हेलिक्स क्लॉकवाइज है, हेलिक्स एंटी क्लॉकवाइज है। इस कंट्रोवर्सी को खत्म करने के लिए हेलिक्स को दो तरीके से डिफाइन किया गया। वन इज नोन एज राइट हैंडेड हेलिक्स, दूसरी है बेटा लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स। तो बोलते हैं जो हेलिक्स होती हैं दो प्रकार की होती हैं, एक होती है राइट हैंडेड हेलिक्स और दूसरी लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स। अब आप अपना अपना हाथ राइट एंड लेफ्ट दोनों मोड़ करके देखिए, उंगलियां जिधर मुड़ रही हैं ये हेलिक्स के मुड़ने का डायरेक्शन है और जिधर से देखना है वो है थंब। तो थंब की तरफ से देखने पर हो सकता है आपको राइट हैंडेड हेलिक्स क्लॉकवाइज दिखे, क्लॉकवाइज, और ये वाली क्लॉकवाइज। अगर इधर से देखो तो एंटी क्लॉकवाइज जो दिख रही थी वो कैसे दिखेगी? क्लॉकवाइज। तो अभी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के चक्कर में मत फंसना, क्योंकि आपको राइट हैंडेड हेलिक्स क्लॉकवाइज भी बताई जा सकती है। मैं इस कंट्रोवर्सी से बचने के लिए चुपचाप बोलता हूं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के चक्कर में मत फंसना। कैसे बोलना? राइट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंड। जो राइट हैंड के हिसाब से मुड़े उसे क्या बोलेंगे? राइट हैंडेड। जो लेफ्ट हैंड के हिसाब से मुड़े वो लेफ्ट हैंडेड। तो बताओ हेलिक्स कितने प्रकार की? वन इज, दूसरा लेफ्ट हैंड। बोलते हैं डजन्स ऑफ डीएनए आर देयर, लगभग डजन्स डीएनए। एनसीईआरटी बोलती है राइट हैंडेड हेलिक्स और लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स के दर्जनों डीएनए डिस्क्राइब किए गए हैं, जिनमें से चार मैं उठा रहा हूं। एक डीएनए है ए डीएनए, एक है बी डीएनए और एक है सी डीएनए। ये जो ए और बी और सी डीएनए हैं ये तीनों के तीनों डीएनए राइट हैंडेड हेलिक्स हैं। और एक डीएनए हमारे पास होता है जेड डीएनए, बोलो कौन सा? एंड इट इज अ लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स। बोलो कैसा हो गया? लेफ्ट हैंड। तो बताओ डीएनए हमेशा लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड के दोनों प्रकार। तो बताओ दोनों प्रकार में जो राइट हैंडेड हेलिक्स हैं वो कितने डीएनए हैं? तीन। एक कौन? ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, और जो लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स है वो जेड डीएनए। और ज्यादातर बेटा जो डायग्राम आपको दिखाए जाते हैं ये बी डीएनए के दिखाए जाते हैं। सो बी डीएनए इज अ प्रोटोटाइप ऑफ डीएनए, यानी ज्यादातर बुक्स, ज्यादातर बेटा वीडियोस आपको जो डीएनए दिखा रहे हैं वो बी डीएनए है। और अगर वो बी डीएनए है तो बताओ आपको कैसी हेलिक्स दिखाई जा रही है? राइट हैंड। कभी मैंने आपको बायोमॉलिक्यूल चैप्टर पढ़ाया था और बायोमॉलिक्यूल चैप्टर पढ़ाते वक्त मैंने प्रोटीन की भी बेटा हेलिक्स पढ़ाई थी और प्रोटीन की हेलिक्स भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर पढ़ाए थे। और मैंने बोला था प्रोटीन हेलिक्स इज ऑलवेज राइट हैंडेड, वो लेफ्ट हैंडेड। लेकिन डीएनए में राइट हैंडेड भी हो सकता है, लेफ्ट हैंडेड। बताओ कितने प्रकार की हेलिक्स डीएनए की? एक कौन? राइट हैंडेड, दूसरा लेफ्ट हैंडेड। राइट हैंडेड में कितने प्रकार के? तीन। नंबर वन ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, और जेड डीएनए जो होता है वो राइट हैंडेड की लेफ्ट हैंडेड। लेफ्ट। बहरहाल व्हाट इज पिच? इट इज अ लेंथ ऑफ हेलिक्स व्हेन डीएनए कवर्ड। पक्का? ये वो हेलिक्स की उतनी लेंथ हमें पता करनी है जिसमें 360 डिग्री कवर हो जाए। बोलते हैं हमारा जो बी डीएनए है, जो हमारा बी डीएनए है
ये एक पिच में लगभग 10 बेस पेयर रखता है, 10 बेस पेयर। यानी एक पिच में लगभग 10 बेस पेयर रहता है। तो बी डीएनए हैव 1 पिच 10 बेस पेयर। और ऐसा नहीं कि दुनिया का हर डीएनए एक पिच में 10 पेयर रखे, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि ए डीएनए में 11 बेस पेयर के लगभग होते हैं, बी में 10 बेस पेयर होते हैं, सी में लगभग 9.33 या फिर 9 बोल दोगे तब भी चलेगा, और जेड डीएनए में लगभग 12 बेस पेयर होते हैं एक पिच में। तो हमें जो डीएनए पढ़ाया जा रहा है वो 10 बेस पेयर वाला पढ़ाया जा रहा है। और 10 बेस पेयर वाला कौन सा होता है? ए, बी की सी? बी डीएनए। फिर से बोलो, ए में कितने? 11 बेस पेयर, बी में, सी में लगभग 9 आप बोलोगे तो अच्छा रहेगा, 9.3 मैंने करके ही गड़बड़ कर दिया, 9 है, और जेड डीएनए में 12। और ये 12 या 10 बेस पेयर हैं, यानी एडेनिन और थाइमिन 2 हुआ कि 1 हुआ? 1। ग्वानिन और साइटोसिन 1। तो याद रखना ये पेयर का नाम होता है, दैट इज नोन एज बेस पेयर। चलिए बताइए कि हेलिक्स की कॉइलिंग के हिसाब से कितने डीएनए? 2, एक राइट हैंडेड और एक लेफ्ट हैंडेड। बताइए 4 ही प्रकार के डीएनए की? बहुत सारे, बहुत सारे। 4 लिए हमने, क्योंकि इन्हीं 4 से क्वेश्चन हर बार बनता रहा है। बताइए ए, बी, सी, राइट की लेफ्ट, जेड, और किसी भी पिच में कितने बेस पेयर? 10। अगर वो कैसा है? बी डीएनए, तो क्या ये वेरी भी करेगा? यस सर। ए में 11, बी में, सी में, और जेड में 12। अब याद रखना एक पिच की जो लंबाई है, लेंथ है, इट इज अबाउट 3.4 नैनोमीटर। नैनोमीटर इज 10⁻⁹ मीटर। इसी को एंगस्ट्रॉम में भी बोल सकते हो। इट इज अराउंड 34 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब है 34 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो एक पिच की, पूरे डीएनए की पिच की लंबाई आपके सामने आ गई है 3.4 नैनोमीटर। मैं बता दोनों रहा हूं, लेकिन कैलकुलेशन सारे नैनोमीटर से करूंगा, तो आप नैनोमीटर वाली लेंथ को अपने दिमाग में रख के चलो। 3.4 नैनोमीटर की एक पिच है, और बाकी कैलकुलेशन आप मुझे करके बताइए यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस आपको कितनी मिली? 3.4 नैनोमीटर। और कितने बेस पेयर मिले? तो मैं लिख सकता हूं कि 10 बेस पेयर मिल करके 3.4 नैनोमीटर की लेंथ को ट्रेवल करते हैं। तो हर एक बेस पेयर दूसरे बेस पेयर से कितनी दूरी पर होगा? 3.4/10 0.34 नैनोमीटर। और जरा इसे समझने की कोशिश करिए और फिर बताइए यहां से लेकर यहां तक की दूरी 0.34, यहां से लेकर यहां 0.34, यहां से लेकर यहां 0.34। इसका मतलब हर बेस पेयर दूसरे बेस पेयर से इक्वी डिस्टेंट है। इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल दूरी पर है। तो बताओ ये वाला और ये वाले में 0.34 है, तो ये वाला और ये वाले में भी 0.3। इट इज इक्वी डिस्टेंट। हर बेस पेयर दूसरे बेस पेयर से इक्वल डिस्टेंस पे है। काश अगर ये सीधा होता तब हमें ये कैसा दिखता। अगर डीएनए सीधा होता तो यूं दिखता, 2 स्ट्रैंड दिखते, एक 5 प्राइम और एक 3 प्राइम। तो अगला वाला आप समझ सकते हैं। और ये सीधी सीढ़ियों जैसा दिखता, और सीधी सीढ़ियों जैसा दिखता तो ये जो सीढ़ियां हैं ये बेस पेयर होती हैं, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। और तब मैं कह पाता कि हर सीढ़ी के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 0.34 नैनोमीटर। तब मैं कहता एक बेस पेयर दूसरे बेस पेयर से इक्वी डिस्टेंट है। कैसा बेटा? इक्वी डिस्टेंट। अभी ये सीढ़ी सीधी है कि क्वाइल्ड है? क्वाइल्ड। और क्वाइल्ड होने पर भी डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
इसका मतलब है हर बेस पेयर दूसरे बेस पेयर से कितनी दूरी पर, 0.34 नैनोमीटर। पर याद रखिए ये सीढ़ियां ठीक एक दूसरे के ऊपर हैं कि कॉइल्ड है, कॉइल्ड है, तो यहां से एक पैरामीटर आपको और मिलता है, और वो पैरामीटर ये है कि जब 10 बेस पेयर मिल करके 360 डिग्री एंगल कवर करते हैं तो एक बेस पेयर दूसरे बेस पेयर से 360/10 लगभग 36 डिग्री एंगल पर होगा। क्या आपने घूमती हुई सीढ़ियां नहीं देखी? देखी है? तो एक पायदान दूसरे पायदान के ठीक ऊपर के एंगल पर, तो बस याद रखना ये घूमती हुई सीढ़ियों जैसा है जिसमें हर पायदान हर बेस पेयर दूसरे बेस पेयर से कितने एंगल पर है, 36 डिग्री एंगल पर है, 36 डिग्री एंगल पर है। अभी नहीं आया? आया? तो पहले के 5 पॉइंट और अब ये 5 पॉइंट, टोटल 10 पॉइंट हो गए। और ये 10 पॉइंट अगर आप बता देते हो तो मैं मानता हूं कि आपको सैलिएंट फीचर समझ में आए कुछ समझ में, पता नहीं आए हैं, हटा दें इसे, कैलकुलेशन आएगा आपको। अब मुझे ऐसे ज़्यादा अच्छा लगता है, जब आप ऐसे बता देते तो मुझे अच्छा लगता। चलो सारे पॉइंट एक साथ सम अप करते हैं। बताओ डबल हेलिकल मॉडल किसने दिया? बहुत सही, सुपर, बहुत बढ़िया। एक चेन की 2 चेन, पैरेलल और एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल। क्या इसमें बेटा बैकबोन बनी है? रीढ़ की हड्डी, शुगर और फास्फेट, शुगर और फास्फेट की बनी है। नाइट्रोजन बेस आउटवर्ड की इंटवर्ड, एडेनिन पेयर विद ग्वानिन विद एडेनिन थायमिन के बीच में ग्वानिन और साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड है। क्या ये हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएंगे? थैंक यू वेरी मच, बहुत मदद किया आपने। अब आइए फिजिकल पैरामीटर पर। ये चेन सीधी है कि क्वाइल्ड? हेलिकल दिख रही हैं? इसमें एक बात आती है जिसका नाम है पिच, याद है? व्हाट इज पिच? इट इज द लेंथ ऑफ हेलिक्स व्हेन डीएनए ट्रैवल 360। पक्का? इसका मतलब क्वाइल्ड लोग हमेशा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज नहीं होंगे। क्या ये राइट और लेफ्ट हैंडेड होंगे? तो डीएनए कितने प्रकार के? 2, एक राइट हैंडेड, दूसरा लेफ्ट हैंडेड। राइट हैंडेड में 3 बताए गए थे, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए। लेफ्ट हैंडेड में जेड डीएनए। और हर एक बंदे का बेस पेयर काउंट है, ए में, बी में, सी में, जेड में। बहुत बढ़िया। अब याद रखो अगर ये बी डीएनए है तो बताओ एक पिच में कितने बेस पेयर? 10। तो 10 लोगों ने मिलकर के कितना एंगल? 360। तो हर बेस पेयर कितनी दूरी पर? हाँ? एक बार और मैं कहूंगा कि इस चेन को ध्यान से देखो, और जब तुम इस चेन को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें मिलेगा कि एडेनिन इज ऑलवेज गोइंग टू पेयर विद थायमिन एंड ग्वानिन इज ऑलवेज गोइंग टू पेयर विद साइटोसिन, वेयर एडेनिन इज प्यूरिन, एडेनिन इज प्यूरिन। थैंक यू वेरी मच। थायमिन इज pyrimidine, वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आगे सुनो, ग्वानिन इज प्यूरिन। ये बड़ी अजीब बात है कि प्यूरिन कभी प्यूरिन से पेयर नहीं कर रही, प्यूरिन हमेशा पिरिमिडीन से पेयर कर रही है। और ये ईश्वर ने हमें सबसे बड़ा आशीर्वाद दिया। लोगों ने कहा इसमें सर आशीर्वाद क्या है? अगर बेटा प्यूरिन का स्ट्रक्चर देखोगे तो तुम्हें दिखाई पड़ेगा डबल साइक्लिकल, याद आया? और पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर देखोगे तो सिंगल साइक्लिकल। तो हमेशा डबल साइक्लिकल सिंगल साइक्लिकल के साथ पेयर कर रहा है, ये अच्छी बात है। अगर कहीं डबल साइक्लिकल के साथ पेयर कर बैठता तो फिर यूं होता कि बेटा डायमीटर ऑफ डीएनए हेलिक्स बढ़ जाता, क्योंकि 2 डबल साइक्लिकल लोग आमने सामने आ जाते, और जब 2 डबल साइक्लिकल लोग आमने सामने आ जाते तो डायमीटर घटता कि बढ़ जाता? बढ़ जाता। और अगर कहीं 2 सिंगल साइक्लिकल आमने सामने आ जाते तो अब आपको लगता या न लगता, लेकिन बेटा डीएनए का जो डायमीटर होता वो बढ़ता कि कम हो जाता? कम हो जाता। इसलिए सुविधा ये की गई कि प्यूरिन हमेशा पिरिमिडीन के साथ शेयर करे बॉन्ड, और ग्वानिन और हमेशा साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाए, और इससे इन दोनों के बीच की विड्थ भी यूनिफॉर्म जाएगी। सो विड्थ ऑफ डीएनए
इट इज ऑलवेज यूनिफॉर्म, और इस विड्थ ऑफ डीएनए में बी डीएनए की विड्थ लगभग पाई गई 2 नैनोमीटर या फिर 20 एंगस्ट्रॉम। तो जो डीएनए की चौड़ाई है यानी दोनों हेलिक्स के बीच की डिस्टेंस है वो 2 नैनोमीटर मिली या फिर 20 एंगस्ट्रॉम मिली। तो यहाँ पर एक फिजिकल पैरामीटर और मिलता है कि दोनों चेन के बीच की चौड़ाई कितनी है, वो 2 नैनोमीटर। ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। क्वेश्चन अगर आएगा तो ये आएगा कि बताइए इन दोनों के बीच की चौड़ाई हमेशा यूनिफॉर्म क्यों है, कहीं कम कहीं ज़्यादा क्यों नहीं है? क्योंकि प्यूरीन हमेशा पिरिमिडीन से, इनका मतलब है डबल साइक्लिकल हमेशा सिंगल साइक्लिकल के साथ पेयर बना रहा है, और ये सुविधा आपके दोनों बेटा चेन के बीच में दूरी यूनिफॉर्म रखने के लिए है। अभी आया नहीं आया? आया? अगर आया तो बेटा ये 5वां पॉइंट, ऐसे ये 6ठा पॉइंट भी बताओ कौन किसके साथ पेयर कर रहा है? एडेनिन पेयर विद थायमिन, ग्वानिन विद साइटोसिन। एडेनिन इज ग्वानिन, थायमिन इज pyrimidine, ग्वानिन इज प्यूरिन, साइटोसिन इज pyrimidine। सो प्यूरिन पेयर्स विद pyrimidine, और इस वजह से इन दोनों के बीच की विड्थ भी नॉन यूनिफॉर्म की यूनिफॉर्म। अगर आप इतना सीख गए हैं तो आप डबल हेलिकल मॉडल की जो बातें एनसीईआरटी में, वैसे पूरी तो नहीं हुई और ज़्यादा मैं पीएचडी कराऊंगा भी नहीं, उतनी बातें जो एनसीईआरटी में हैं और या जरूरी हैं वो आती हैं। तो वंस मोर ये तीसरी बार है, अब की बार अगर आप यहाँ तक पूरा कर देते हैं मैं आगे वाले टॉपिक में पहुँच जाऊँगा। चलिए जल्द से बोलिए, बताओ मॉडल किसने दिया? सिंगल हेलिकल की डबल, स्ट्रेट की हेलिकल, 1 की 2, पैरेलल 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू नाइट्रोजन बेस आउटसाइड की इनसाइड, बेस पेयरिंग है, एडेनिन पेयर विद थायमिन, ग्वानिन विद एडेनिन और थायमिन के बीच में डबल बॉन्ड, ग्वानिन साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड। क्या है पीछे याद है? इट इज अ लेंथ 360, याद है? 360 है। अच्छा भाई सॉरी, 360 डिग्री में हर बेस पेयर दूसरे बेस पेयर से 36 डिग्री, और हर बेस पेयर के बीच की दूरी 0.34 नैनोमीटर, 0.34 नैनोमीटर। क्या इनके बीच की चौड़ाई भी बराबर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तरफ प्यूरिन दूसरी तरफ pyrimidine, डबल साइक्लिकल में हमेशा सिंगल साइकिल। और क्या इसकी विड्थ आपको याद है? क्या याद है? यस, इट इज अबाउट 2 नैनोमीटर। नाउ चारगाफ रूल इन डिटेल। कल मैंने आपको चारगाफ्स का रूल पढ़ाया था, उसको फिर से डिटेल में पढ़ लो, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। चारगाफ्स रूल में पहली बात याद है रखना, इट इज एप्लीकेबल फॉर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। डबल स्टैंडर्ड डीएनए ओनली, नॉट एप्लीकेबल फॉर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। तो बताइए 5x174 इनके डीएनए के लिए चारगाफ रूल एप्लीकेबल है कि नहीं? नहीं है। चारगाफ रूल के 2 पॉइंट तो आप बड़े इजीली समझ जाते हो, वो आपने पहले भी समझे। पहला रूल, ये चारगाफ रूल एक्चुअली नहीं है लेकिन इसकी बेसिस पर चारगाफ रूल है। पहला रूल कहता है एडेनिन पेयर विद थायमिन, तो जितने एडेनिन होंगे उतने थायमिन, एंड ग्वानिन पेयर विद साइटोसिन, तो ग्वानिन जितने होंगे उतने साइटोसिन। पहला रूल कहता है A बराबर T और G बराबर C। इसी की बेसिस पर हमारा दूसरा रूल है, इट इज नोन एज A/T बराबर G/C इज इक्वल्स टू 1। यस, राइट डाउन अ क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, और कम से कम 10-15 बार पूछा गया, 15-20 बार से कम नहीं। इन अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए, राइट डाउन, इन अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए, इन अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए इफ द एडेनिन इज 20%, और आंसर किसी को नहीं बताना है, मैं चेक करना चाहता हूं कि इतना सिंपल क्वेश्चन कितने लोगों को नहीं आया। इन अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए
If adenine is 20%, find out the percentage of rest of the nitrogen base. Please don't tell the answer. मत बोलो ना. If the percentage of adenine is 20%, then find out the rest of the nitrogen bases percent of the rest of the nitrogen base. बाकी नाइट्रोजन बेस का परसेंटेज कितना होगा? यस, कितने लोगों को आ गया? अब नीचे करो आंख. कितने लोगों को नहीं आया? प्लीज रेज योर हैंड. नहीं आना कोई बुरी बात नहीं होती. कहां रहे पूरे साल? घर चले गए थे? बैठो. देखो, मैंने आपको क्वेश्चन दिया, एडेनिन बराबर 20% दिया और बाकी सारे नाइट्रोजन बेसिस का परसेंटेज पूछा. तो जितना एडेनिन होगा उतना थायमिन होगा. बताओ थायमिन भी कितना? तो आप बताओ 20 और 20 दोनों मिलाकर 40% हो गए. बाकी कितना बचा? 60. क्यों बचा? क्योंकि टोटल होता है 100. 100% होता है. तो 100% में 40% ये दोनों लोग ले गए. तो 100 माइनस 40 हो गया, बचा 60%. तो 60% में बचे G और C, और जितने G उतने C. तो आधा G और आधा C. तो 30% G, 30% C. This should be the answer. तो अब बताओ, निकाल पाओगे? अभी कितने लोगों को नहीं आया? सबको आया. नाउ राइट डाउन वन मोर क्वेश्चन. अब की बार लैंग्वेज है थोड़ी टिपिकल है, आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा. इन अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए, द लेंथ ऑफ डीएनए इज, the length of DNA is 340 nanometer. The length of DNA is 340 nanometer. हो गया? In this DNA, number of adenine is number of adenine is 300. Number of adenine is 300. Find out the number of other nitrogen bases. मैंने परसेंटेज नहीं बोला है, ध्यान रखना. Find out the number of other nitrogen bases. Yes, now raise your hand. कितने लोगों का आया? Yes. कितना? गलत है. आज जल्दी कर दी तुमने. चलो इसको साथ में सॉल्व करते हैं. वैसे एकदम अप्रोच एकदम परफेक्ट है. अप्रोच परफेक्ट क्यों है? क्योंकि आपने बेस पेयर को बेसिस समझ लिया. 1000 बेस पेयर का मतलब 2000 बेसिस. नहीं पल्ले पड़ा. आप समझ में आया? चलो अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूं. मैंने बोला डीएनए की लेंथ दी गई है 340 नैनोमीटर. तो आइए इस डीएनए में पिच निकाल लें. ये डीएनए की लेंथ है 340 नैनोमीटर और हम जानते हैं कि एक पिच में, अरे नहीं, एक पिच में कितना नैनोमीटर? 3.4. पक्का? तो मैं बोल सकता हूं 3.4 नैनोमीटर में एक पिच. यस और नो? तो बताओ 340 नैनोमीटर में कितनी पिच?
तो 340 बटे 3.4, ये दशमलव हटाया, यहां चला गया, कितनी पिच आई? 100 पिच आई। यानी हमारे पास जो डीएनए है उसमें 100 पिच है, और एक पिच में कितने बेस पेयर? 10। सो वन पिच है 10 बेस पेयर। तो बताओ 100 पिच में कितने बेस पेयर होंगे? 100 गुणे 10, दैट इज 1000 बेस पेयर। यहां तक आपका कैलकुलेशन एकदम सही था। लेकिन बेस पेयर का मतलब क्या होता है? एडेनिन और थाइमिन एक बेस पेयर है, एक बेस नहीं है। इसका मतलब है 1000 बेस पेयर का मतलब है 2000 बेसिस, 2000 बेसिस। और इन 2000 बेसिस में से 300 किसके मैंने बना दिए? एडेनिन के। किसके? एडेनिन के। तो एडेनिन हो गया 300। तो बताओ थाइमिन भी कितना? 300। तो 300 और 300 600। हाँ, तो बताओ 2000 में 600 घटाओ, हाँ 1400। तो बताओ, अरे नहीं 700 क्यों? 300 और 300 600। 600 हो गए कितने? बेसिस। और मुझे टोटल बेसिस कितनी चाहिए? 2000। तो 2000 में से 600 घटाओ, 1400। अब ये जो 1400 बेसिस हैं, इनमें आधे गुआने, आधे। तो बताओ 1400 का आधा, तो बताओ 700 क्या होंगे? गुआनिन, और 700 क्या होंगे? साइटोसिन। यस और नो? अब देख लो करके। 700, हाँ 7000 नहीं, 700। 700 क्या होंगे? गुआनिन, और 700 साइटोसिन। तो 700 सही तो कर रहा हूं? सही है। तो 700 बेस पेयर होंगे, 700 बेस पेयर होंगे गुआनिन साइटोसिन के, और 300 बेस पेयर होंगे एडेनिन थाइमिन के। टोटल बेस पेयर कितने होंगे? 1000। तो इस तरीके से कैलकुलेटेड है, एकदम परफेक्ट कैलकुलेशन है। आप लोग कर लो। अभी कितने लोगों को समझ में नहीं आया? सर ये बिल्कुल समझ में नहीं आया कि आपने क्या पता है। ये जो क्वेश्चन मैंने लैंग्वेज में दिया है, ये तो कभी नहीं पूछा गया, लेकिन ये क्वेश्चन कम से कम 15 बार पूछा जा चुका होगा कि एडेनिन का परसेंटेज दे देंगे, बाकी सारे लोगों का परसेंटेज पूछेंगे। तो जितना एडेनिन उतना थाइमिन, और उसके बाद उसे 100 से घटा दो, और जो बचे वो बराबर कर दोगे। अभी बोल दो कितने लोगों को नहीं आया, फिर से कैलकुलेशन सिखाएं? यस सर। कितने लोग? हाथ तो उठाओ बाबू। तो इसमें शर्माने की बात क्या है? 2 लोगों को नहीं आया। पहला वाला भी नहीं आया? पहला वाला आ गया? चलो पहला वाला आ गया। चलो भाई पहला वाला भी बता देते हैं। मैंने बताओ एडेनिन कितना बताया था? पता नहीं सर कितना। एडेनिन 20%, इस हिसाब से थाइमिन 20%, 20 40। तो बेटा 100 में 40 घटा 60। तो गुआनिन 30% और साइटोसिन 30%। अब बेटा बातें तो मत करो। फिर मैंने दूसरा क्वेश्चन बताया कि मेरे पास एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, माना है। इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की लंबाई मैंने बता दी 340 नैनोमीटर, और मैंने दूसरी इंफॉर्मेशन दी कि इसमें एडेनिन 300 है। अब बच्चों से मैंने पूछा बाकी कितने बेसिस हैं, सारे बेसिस के नंबर याद रखो, बताओ मुझे। बच्चों ने नहीं समझा कि कैसे निकाल पाएंगे। तो पहले बात तो आपको मानना पड़ेगा कि एक डीएनए है जिसकी लंबाई 340 नैनोमीटर है। ये रहा वो 340 नैनोमीटर का डीएनए। अब इस डीएनए में हमें पिच मिल जाए तो काम बन जाए। तो मैंने कहा कि भाई 3.4 नैनोमीटर अगर कोई लेंथ कवर करे तो कितनी पिच होती है? 1 पिच। इसलिए 340 नैनोमीटर में कितनी पिच होंगी? तो मैंने क्या किया, 340 में से 1 पिच का डिवीजन कर दिया। तो जब डिवीजन किया तो ये 0 हटा दिया। यहाँ कितनी बात आया? 100।
मैंने बोला कि भाई ये डीएनए जो तुमको 340 नैनोमीटर का मिल रहा था, उस आपने कहा ठीक है सर, मान लिया 100 पिच है, तो बोले एक पिच में कितने बेस पेयर? एक पिच में है सर 10 बेस पेयर। 10 बेस है कि 10 बेस पेयर? तो बताओ 100 में कितना होगा? 100 गुणे 10, बताओ 1000 बेस पेयर। ज्यादातर लोग यहां तक सही कर लेते हैं, इसके बाद गलती कर देते हैं, क्योंकि 1000 बेस पेयर का मतलब 1000 बेसेस है कि 2000? तो यानी 1000 बेस पेयर का मतलब है हर पेयर में 2 लोग। एडेनिन थायमिन एक पेयर है, लेकिन इसमें 1 लोग कि 2 लोग? 2 लोग। तो 1000 गुणे 2 बराबर 2000 बेसिस। तो हमारे डीएनए में 2000 बेसिस पाए गए। अब इन 2000 बेसिस में मैंने आपको एक इंफॉर्मेशन दी है, और वो इंफॉर्मेशन दी है कि इन 2000 बेसिस में एडेनिन के कितने हैं? 300। तो तुमने कहा सर एडेनिन के हो गए 300, और अगर एडेनिन के 300 हैं तो हर हाल में ग्वानिन के थायमिन के भी 300 होंगे, और 300 और 300 कितने हो गए? 600। तो 2000 में से 600 हमें पता चल गए। 2000 में 600 किसके? 300 एडेनिन के, 300 थायमिन। तो अब ये 2000 में से 600 घटा दो। 2000 में से जब 600 घटाए तो आपके पास कितना आया? 1400। अब बचे हुए 1400 लोगों को, 1400 बेसिस को किस में बांटा गया है? ग्वानिन एंड साइटोसिन। तो आधे ग्वानिन, आधे साइटोसिन। तो 1400 का बटा 2 बराबर 700। 700 ग्वानिन और 700 साइटोसिन। आइए इसे चेक करते हैं। अगर मैं इसे डीएनए में रखूं तो 700 जगह पर ग्वानिन और साइटोसिन होंगे, यानी 700 बेस पेयर ग्वानिन और साइटोसिन के होंगे, और 300 जगह पर एडेनिन एंड थायमिन होंगे। 300 जगह पर बेटा एडेनिन थायमिन के पेयर होंगे। 700 और 300 कितने हो गया? 1000। क्या हमारे पास 1000 बेस पेयर होंगे? यस सर, ये तो निकाल ही लिया था। अभी भी नहीं आया? आया? तो बताओ चारगाफ का पहला रूल क्या बताया गया? सर क्या मालूम? एडेनिन बराबर थायमिन और ग्वानिन बराबर साइटोसिन। दूसरा रूल A/T = G/C = 1। और इसे चेक करते चलें। अभी जब मैंने आपको फॉर्मूला दिया था एडेनिन थायमिन का, तो मैंने बोला था एडेनिन 20 है, तो आपने बोला थायमिन भी 20 होगा, ग्वानिन 30 होगा, साइटोसिन 30 होगा। आइए इस पे लगाएं। 20/20 इज 1, 30/30 इज 1। एकदम सही लगाया आपने। तो ये दोनों रूल मुझे बताओ। व्हाट इज चारगाफ रूल? एडेनिन बराबर थायमिन, ग्वानिन बराबर साइटोसिन, A/T बराबर G/C = 1। You got it? अब तीसरा रूल भयानक है, जो आप लोगों को रटना पड़ता है। रटना नहीं, आसान है। अगर आप डीएनए भूले नहीं हो तो मैंने बोला था प्यूरिन के सामने हमेशा कौन आएगा? पिरिमिडीन। पढ़ाया था। तो इस नाते जितनी प्यूरिन होनी चाहिए उतना क्या आना चाहिए? पिरिमिडीन। तो तीसरा रूल बेटा यही बोलता है, इट इज नोन एज प्यूरिन बराबर पिरिमिडीन। सर ये कैसे आया? फिर से एक बार सुन लो, कुछ लोग पहली बार में समझते नहीं। मैंने बोला था एडेनिन इज प्यूरिन, थायमिन इज पिरिमिडीन, ग्वानिन इज प्यूरिन, साइटोसिन इज पिरिमिडीन। तो जितने प्यूरिन उतने पिरिमिडीन। वहीं से उठाया प्यूरिन बराबर, और प्यूरिन कौन कौन होता है? भूल गए सर? A+G बराबर C+T। व्हाट इज एडेनिन? प्यूरिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। अब देखो करके देख लो। मान लो ये 20 था, तो ये भी सर 30 था, ये सर 30 था, ये 20 था, ये कितना हुआ? 50। ये कितना? 50। सही है। A+G बराबर C+T। और अगर ये बराबर है तो चौथा इसी रूल का एक्सटेंशन है, A+G अपॉन C+T बराबर 1। इट्स द फोर्थ रूल, यानी प्यूरिन बराबर बटे पिरिमिडीन बराबर 1। और इनको रटना मत। रट रहे हो इसका मतलब आप सीख नहीं रहे हो। आपको डीएनए में बताया गया था, क्या बताया गया था? जितनी प्यूरिन
उतनी पिरिमिडीन। और प्यूरिन कौन कौन? एडेनिन एंड ग्वानिन। तो एडेनिन और ग्वानिन को आपस में जोड़ दो, A प्लस जी बराबर C प्लस टी, और इसी का एक्सटेंशन A प्लस जी अपॉन C प्लस टी इज इक्वल टू 1। यहां तक भी रूल लोगों को आसान लगते हैं। अब जो मैं 5वां रूल बता रहा हूं, ये BHU में एक बार पूछा गया, बाकी एग्जाम का मुझे आइडिया नहीं है, और जिस साल पूछा गया कई लोगों ने गड़बड़ किया। दिस रूल इज नोन एज यूनिवर्सल चारगाफ्स रूल। ऐसा आप गूगल करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, कहीं बुक मिलेगा तो मिल जाए, भले मिल जाए। इट इज नोन एज यूनिवर्सल चारगाफ्स रूल। ये रूल भी बेटा डबल स्टैंडर्ड डीएनए पे ही लागू होता है। ऐसा नहीं कि ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पे लागू हो रहा है, ये भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए पे लागू होता है। लेकिन जब मैं लैंग्वेज बोलूंगा आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए लैंग्वेज को 2 बार सुनना। दिस रूल इज एप्लीकेबल अपॉन सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए। फिर से सुनो, क्या बोला? डबल स्टैंडर्ड डीएनए के पास कितने स्ट्रैंड हैं? 2। तो ये रूल दोनों डीएनए पे लगता है कि एक एक? किसी भी एक को ले लो, उस पे ये रूल एप्लीकेबल होगा। तो दिस रूल इज एप्लीकेबल इन सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो कल को मैं पूछूं कौन सा चारगाफ रूल है जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पे लागू होता है? कोई नहीं। ये भी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पे लागू नहीं होता। इट इज ऑल्सो अप्लाई अपॉन डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अब इस रूल में क्या है? बोलते हैं जो जिससे पेयर करता है उसको आपस में जोड़ दूं। एडेनिन पेयर करता है थाइमिन के साथ, और ग्वानिन पेयर करता है साइटोसिन के साथ। तो A प्लस टी अपॉन G प्लस C विल नॉट इक्वल टू 1 but constant for particular species। ये किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए कांस्टेंट होता है। तो जिस साल ये रूल पूछा गया हम लोग यहां तक सीखे थे, ये सीखा ही नहीं था, हमको सिखाया ही नहीं गया था। तो हम लोग A प्लस जी अपॉन सी प्लस टी बराबर 1 मानते थे, और यहां पर A प्लस जी आया कि A प्लस टी आया? यहां पर क्या है? A प्लस जी, वहां पर। तो याद रखना ये प्यूरिन अपॉन पिरिमिडीन है, और यहां पर जो जिससे पेयर कर रहा है वो प्लस में है। A किससे पेयर करता है? T से। तो A प्लस टी अपॉन जी प्लस सी विल नॉट इक्वल टू 1 बट कांस्टेंट पार्ट पर्टिकुलर स्पीसीज। करके देख लो। एडेनिन 20 आया था, थाइमिन भी 20 आया था, ग्वानिन 30 आया था, साइटोसिन भी 30 आया था, 40 अपॉन 60 आया, 2/3 आया। सर्टेनली इट इज नॉट इक्वल टू 1। नो, ये इक्वल टू 1 है ही नहीं। एकदम सही है। याद रखना इस चारगाफ रूल में बोला गया है फॉर प्रोकैरियोट्स। अगर कोई प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है तो A प्लस टी अपॉन जी प्लस सी का रेशियो लेस देन 1 आता है, और अगर कोई यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है तो इसका आंसर मोर देन 1 आता है। और दोनों एग्जाम्पल बुक्स में दिए नहीं गए हैं, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे ई कोलाई एक बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया प्रोकैरियोट होते हैं जिसमें इसकी वैल्यू 0.93 है, जो कि 1 से कम है। और ह्यूमन बीइंग यूकैरियोटिक लोग हैं, ह्यूमन में इसकी वैल्यू 1.52 है। यानी हर स्पीसीज के लिए A प्लस टी अपॉन जी प्लस सी विल नॉट इक्वल टू 1 बट इट इज कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, और ये आपको याद करनी भी पड़ सकती है कम से कम 2 लोगों के लिए। बताओ ई कोलाई के लिए इसकी वैल्यू कितनी है? हाँ, 0.93, और ह्यूमन के लिए 1.5। तो जिसे आप आसान सा चारगाफ रूल पढ़ रहे थे, उसके 5 रूल हैं, और इनमें से कोई भी कभी भी पूछा जा सकता है।
इसलिए आपको आना चाहिए। हटा दें। ओके, हटा रहा हूं मैं इसे। चलो अब आप अगर बता दो तो मेरा काम बन जाए। बता दोगे? चलो पांचों बताओ। A बराबर T, G बराबर C, पहला हो गया। दूसरा A बाई T इक्वल्स टू G बाई C इक्वल्स टू 1, 2 हो गया। तीसरा प्यूरिन बराबर पिरिमिडिन, A प्लस G बराबर C प्लस T, पक्का। अब इसका चौथा A प्लस G अपॉन C प्लस T इज इक्वल्स टू 1, हो गया। अब आइए पांचवा, A प्लस T अपॉन G प्लस C इज नॉट इक्वल टू 1 बट कांस्टेंट फॉर पर्टिकुलर स्पीसीज। यस और नो? यस। बताओ ई कोलाई के लिए 0.93 है, ह्यूमन बीइंग के लिए 1.52। थैंक यू वेरी मच। नाउ द सेंट्रल डॉगमा। मैंने कई बार पढ़ाया है आपको, कई बार पढ़ाया, एक बार और पढ़ाने जा रहा हूं क्योंकि बुक में आ गया। ओके, सेंट्रल डॉगमा वाज प्रपोज्ड बाय क्रिक। ये वाटसन ने नहीं प्रपोज किया था, मॉडल मिल के दोनों ने दिया था, वाटसन एंड क्रिक ने मिल के दिया था। डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल वाज गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक बोथ, बट द सेंट्रल डॉगमा वाज प्रपोज्ड बाय क्रिक। और क्रिक साहब बोलते थे देयर इज अ यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ genetic informations from DNA to RNA to protein। और उन्होंने एक स्कीम प्रपोज की थी और बोला था जो डीएनए होता है वो अपनी कॉपी खुद बना लेता है, डीएनए से एमआरएनए भी बन सकता है। और ये भी प्रपोज किया था कि एमआरएनए से प्रोटीन भी बन सकती है। बाकायदा इन्होंने इन सारे प्रोसेस के नाम बताए थे। डीएनए से डीएनए बनना, इट वाज नोन एज रेप्लिकेशन, ऑल्सो नोन एज डुप्लीकेशन। कई बच्चे मुझसे पूछते हैं व्हाट इज डुप्लीकेशन। एक ही बात है। डीएनए से एमआरएनए बनना, इट इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए से प्रोटीन बनना, इट इज ट्रांसलेशन। तो उन्होंने बोला था जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक डायरेक्शन में बढ़ते हैं, डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन की तरफ, जिनमें डीएनए से डीएनए बनना इट इज रेप्लिकेशन और डुप्लीकेशन, डीएनए से एमआरएनए बनना इट इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन, एंड एमआरएनए से प्रोटीन बनना इट इज नोन एज ट्रांसलेशन। क्रिक के बहुत दिनों के बाद जब क्रिक ने बातें बोल दी, उसके कुछ दिनों बाद दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था टिमिन और दूसरे का नाम था बेल्टीमोर। एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन ये प्रोसेस है, तो बाल्टीमोर बोल दो चाहे मग्गा मोर बोल दो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बाल्टी से याद आया, हमारे घर में तो रंग बाल्टी में घोला जाता है, और रंग से याद आया हमारे घर में होली है, होली से याद आया कल जाना है, जाने से याद आया कि सर पढ़ा क्यों रहा हो, जाने दो।
मैं कल तक पढ़ाऊंगा। तुम मत आओ, कुछ ना कुछ तो आ ही जाएंगे। कोई नहीं आएगा, तुम आना बेटा, हम तुम्हें बैठ के पढ़ाएंगे। शाबाश। मैंने बहुत पहले बोल दिया था जल्दी छुट्टियों में मत जाओ, छुट्टियां 5 दिन की दे रहा हूं, तुम 1 दिन और बढ़ा लेते हो अपने मन से। आप 27 जाओ, 28 जाओ, 29 जाओ, 30 जाओ, 31 जाओ। मैं 31 तक नहीं आने वाला, 1 को आओ। तुम कह रहे हो सर मैं 1 को भी नहीं आऊंगा, 2 को भी नहीं आऊंगा, 3 को नहीं आऊंगा, 5 को आऊंगा। तुम चिंता मत करो, मैं 1 से फिर पढ़ाना चालू करूंगा। जब तक तुम आओगे मॉलिक्यूलर बेसिस अब खत्म। कुछ लोग तो होंगे मेरे इस बात के सबूत के लिए पागल। तो टिमिन एंड बाल्टीमोर ने देखा कि देयर आर सम वायरस, और उनमें डीएनए है ही नहीं, उनमें क्या है? आरएनए। उनके पास आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल है। तो टिमिन एंड बाल्टीमोर ने कहा कि जिनके पास जेनेटिक मटेरियल डीएनए नहीं है, तो क्या वो आरएनए से डायरेक्ट प्रोटीन बनाते हैं क्या? तो लोगों ने कहा नहीं, जिनके पास आरएनए जेनेटिक मटेरियल है वो पहले आरएनए से डीएनए बनाते हैं, और ऐसा डीएनए कहलाता है cDNA, एंड दैट cDNA इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। तो चाहे तुम्हारे पास जेनेटिक मटेरियल डीएनए हो चाहे आरएनए हो, आपको डीएनए पे लौटना पड़ेगा, और फिर ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए एमआरएनए बनाता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनती है। तो ये दोनों प्रोसेस तो वही है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। लेकिन वायरस के आरएनए से डीएनए बनाना ये ट्रांसक्रिप्शन जैसा है कि उल्टा उल्टा, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। दिस प्रोसेस इज नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। चूंकि ये टिमिन साहब ने ढूंढा था, सम टाइम इट इज ऑल्सो नोन एज टिमिनिज्म। तो किसी को लगे कि आउट ऑफ कोर्स है तो मैं बता दूं एनसीईआरटी में कहाँ लिखा है। सो आप एक बार देख लें कि किस साल पूछा जा सकता है। पेज नंबर 99 के ऊपर की 2 लाइनें पढ़ना है मेरे साथ। इन सम वायरसेस, मिला? इन सम वायरसेस द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज इन रिवर्स डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में है? रिवर्स। दैट इज फ्रॉम आरएनए टू डीएनए। कैन यू सजेस्ट अ सिंपल नेम टू द प्रोसेस? बताओ। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो जब उन्होंने तुमसे पूछ लिया है तो वो क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। तो ये मत सोचना कि सर ये क्वेश्चन नहीं आएगा। बताओ इस प्रोसेस का नाम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और याद रहे, HIV का वायरस, फिर सुनो, एड्स का वायरस, उसका जेनेटिक मटेरियल क्या है? आरएनए। और वो दुनिया में इतना कोराम मचा रहा है इसी प्रोसेस की वजह से। यानी HIV वायरस पहले अपने आरएनए से क्या बनाता है? डीएनए, और डीएनए से एमआरएनए, फिर एमआरएनए से प्रोटीन, और प्रोटीन बना के रिएक्शन, और फिर तुम्हें बीमार कर देता है। तो अगर उस वायरस को रोकना है तो पहले स्टेप को रोक दो। बोलो कौन? तो इसलिए तुम डॉक्टर की तरह सोचो, एक ऐसा दवाई खोजो जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वाले एंजाइम को ब्लॉक कर दे, और इन्हीं दवाइयों का नाम है एंटी रेट्रोवायरल ड्रग, ARD। क्या? एंटी रेट्रोवायरल ड्रग, याद रहेगा। और यही आजकल एड्स में खिलाई जा रही है। जब भी किसी को एड्स होता है उसे क्या खिलाया जाता है? एंटी रेट्रोवायरल्स वो होती हैं जो बेटा आरएनए से क्या बनाती हैं? डीएनए। बताओ ये वाले रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वाले प्रोसेस को सपोर्ट करेंगे कि अपोज करेंगे? अपोज। तो ये मत सोचो कि तुम्हारी जिंदगी में बार बार नहीं आना, ये बार बार आना है। डॉक्टर बन गए तो जिंदगी भर आना। इसलिए इस प्रोसेस का नाम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है। ये एनसीईआरटी ने भी पूछा है। तो बताओ आरएनए से डीएनए बनना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। चलो बताओ व्हाट इज सेंट्रल डॉगमा? किसने प्रपोज किया था? और इन्होंने कहा था देयर इज अ यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन। क्या उन्होंने सिंपल स्कीम सजेस्ट की थी? और बोला था डीएनए से डीएनए बन जाएगा, हाँ, रेप्लिकेशन। डीएनए से एमआरएनए बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन।
mRNA से प्रोटीन बनेगा, ट्रांसलेशन बताया था। अच्छा बताओ, डीएनए से डीएनए बनना, रेप्लिकेशन, डुप्लीकेशन। अच्छा बताओ, इनमें से किसी ने बोला कि नहीं, हर बार जरूरी नहीं कि डीएनए से आरएनए बन जाए, क्योंकि कुछ लोगों के पास डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता ही नहीं, फिर क्या होता है, आरएनए, तो वो बेचारे आरएनए से सीधे प्रोटीन बना देंगे। ऐसा नहीं होगा, वो भी आरएनए से क्या बनाएंगे, डीएनए, एंड दैट डीएनए इज नोन एज cDNA। प्रोसेस का नाम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। फिर से बोलो। और ये किसने खोजा था रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन? टिमिन एंड बाल्टीमोर। प्रोसेस का नाम टिमिनिज्म। याद रहेगा? नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द पैकेजिंग ऑफ डीएनए। बीइंग अ टीचर मुझे मालूम रहता है किस टॉपिक को मैं पढ़ाऊंगा, तुम्हें एक बार में समझ में आ जाएगा कौन सा टॉपिक है जो मुझे कई बार समझाना पड़ेगा, क्योंकि कई सालों से पढ़ा रहा हूँ। तो जब मैं कई सालों से पढ़ा रहा हूँ तो पैकेजिंग ऑफ डीएनए वो टॉपिक है जो बच्चे कई बार में समझ पाते हैं। तो मैंने एक जुगाड़ निकाला है, पहले मैं बता दूं मैं पढ़ाऊंगा क्या, उसके बाद पढ़ाना चालू करता हूँ। पहले मैं ये बता दूं कि मैं तुमको पढ़ाने क्या जा रहा हूँ, ताकि तुम्हारा दिमाग अवेयर रहे कि सर अब क्या बताने वाले हैं। तो मैं तुम्हें ये पढ़ाने जा रहा हूँ कि जब कभी सेल साइकिल आपने देखी थी यूकैरियोट में, याद है? तो पहला फेज था जीवन एस जी। बताओ यहाँ सेल डिवाइड, क्या ये इंटरफेस थी? थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत मदद की मेरी, भूल नहीं पाऊंगा मैं। अच्छा कह रहा सर हम भूलने नहीं देंगे। इंटरफेस के बाद आता था प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और यहाँ साइटोकाइनेसिस थी, और यहाँ से यहाँ तक कैरियोकाइनेसिस। तो आज सीख लो ध्यान से। बोलते हैं इंटरफेज वो पटा फेज है जिसमें कोशिका के न्यूक्लियस के अंदर धागे हैं, और इन धागों का नाम है क्रोमैटिन। 46 धागे हैं, इनका नाम है क्रोमैटिन। और बोलते हैं क्रोमैटिन जीवन Sg2 तक बने रहेंगे। प्रोफेज वो फेज है जिसमें धागे क्रोमोसोम बनने की प्रक्रिया में है, और मेटाफेज वो फेज है जहां पर धागे क्रोमोसोम बन गए। इसका मतलब मेटाफेज वो फेज है जब आपको क्रोमोसोम मिल जाएगा। तो मैं आज आपको क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बनता दिखाने आ रहा हूं इस प्रोसेस में, पैकेजिंग ऑफ डीएनए में। मैं आपको यह दिखाऊंगा कि कैसे क्रोमैटिन क्रोमोसोम बनने की प्रक्रिया को पूरा करते हैं, पर मैं ये भी दिखाऊंगा कि क्रोमैटिन कैसे बनते हैं। क्रोमैटिन से क्रोमोसोम तो ठीक है सर, लेकिन क्रोमैटिन कैसे बनते हैं? तो मैं बोलूंगा क्रोमैटिन बनते हैं बेटा डीएनए से और प्रोटीन से। मैंने हिस्टोन बोला नहीं है और आप बोलिएगा भी मत। मैं जो शब्द बोल रहा हूँ वो पहले बोलो, फिर मैं हिस्टोन पढ़ाऊंगा। दे आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। कुछ बहुत आरएनए भी है, लेकिन फिलहाल डीएनए और प्रोटीन बोलो। तो डीएनए और प्रोटीन मिलकर एक धागा बनाएंगे, उस धागे का नाम क्रोमैटिन। ये क्रोमैटिन जीवन Sg2 तक पड़ा रहेगा, फिर ये कंडेंस होकर के क्या बनाएगा, क्रोमोसोम। तो आज मैं आपको इसी डीएनए की पैकिंग होते हुए दिखाऊंगा और ये बनते हुए बताऊंगा कि क्रोमोसोम कैसे बनेगा। तो बताओ इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ना है? पहले डीएनए और प्रोटीन मिलकर क्या बनाएंगे, क्रोमैटिन, फिर क्रोमैटिन क्या बनाएंगे, क्रोमोसोम। तो भले आपको अभी मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, लेकिन तुम्हें अवेयर है कि सर क्रोमोसोम बना के दिखाएं। आइए, इसकी शुरुआत इस बात से होती है कि आप किसी भी डीएनए को उठा लो, और जब आप डीएनए को उठा लोगे तो सर ने आपको बताया है कि हर बेस पेयर की दूरी बराबर है। पढ़ाया था? कितनी दूरी थी? 0.34। बताओ ये वाला 0.34 और ये वाला भी 0.34। तो अगर मुझे डीएनए की लेंथ पता करनी हो, क्या पता करनी हो, तो मैं 0.34 0.34 0.34 जोड़ता चला जाऊं। कितना कितना जोड़ो? फिर से बोलो, जितने क्या हो बेस पेयर। बिल्कुल सही कहा। 0.34 0.34 0.34 0.34 में कितनी बार जोड़ूं? जितने हो बेस पे। तो बोलते हैं लेंथ ऑफ डीएनए को निकालने का डायरेक्ट फार्मूला यही है। कभी भी आपको लेंथ ऑफ डीएनए निकालना हो,
यू कैन काउंट 0.34 नैनोमीटर गुणे नंबर ऑफ बेस पेयर। ना आया हो तो फार्मूला लिख लो, क्योंकि तुम लोग रट्टाफिकेशन बहुत हो। हाँ यस सर, सर हमें कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, हमको तो केवल रट्टाफिकेशन। यस सर है तो यस सर करो, हमारा कहा जाएगा। अब सलीम बाबू यस सर कहने से कुछ नहीं चलेगा, हम तो कॉन्सेप्ट पूछेंगे तब हम बोलेंगे यस सर। तो क्यों है ये क्योंकि हर जगह पर कितनी दूरी है 0.34, और 0.34 कितनी बार, जितने बेस पे है। तो फार्मूला लिख लो, लेंथ ऑफ डीएनए इक्वल टू 0.34 इंटू नंबर। आइए इसे ह्यूमन पे अप्लाई करते हैं। सर ह्यूमन के डीएनए में, हैप्लॉइड डीएनए में 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर होते हैं, और अगर ह्यूमन डिप्लॉइड है तो 6.6 इंटू 10⁻। अरे अगर नहीं है, कोई अगर मगर नहीं है, ह्यूमन डिप्लॉइड ही है, कोई अगर मगर नहीं, अगर ह्यूमन डिप्लॉइड होता है। अच्छा तो भैया ह्यूमन डिप्लॉइड है, तो आइए हम लोग अपनी कोशिका में प्रेजेंट डीएनए की लंबाई पता करें। 0.34 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। ये तो आपने 0.34 लगाया था, माइनस का लिख दिए, बेवकूफ काहे? क्योंकि हमने नैनोमीटर को किस में कन्वर्ट किया, मीटर, गुणे 6.6 इंटू 10⁻9 बेस पेयर। यानी अब बताओ 10⁻9 10⁻⁻9 कट गया, आया 0.34 इंटू 6.6 बराबर 2.2 मीटर। यानी हमारी कोशिका के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर पड़ा हुआ डीएनए कितने मीटर का है? तो मैं बच्चों से कहता हूं, आपकी हर एक कोशिका में कितना मीटर लंबा डीएनए है? बोलो 2.2 मीटर। तो राजन कम से कम कोशिका 3 मीटर की तो होगी। ये कैसे गजब हुआ, हमको तो समझ में नहीं आया। कहाँ पढ़ा रहे हैं सुनील सर? बिल्कुल गलत पढ़ा दिया। क्या गलत पढ़ा दिया? बोल रहे हर एक कोशिका के न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है उसकी लंबाई 2.2 मीटर। तो हर एक सेल अगर 2.2 मीटर डीएनए रख रही है तो सेल इससे बड़ी होनी चाहिए। अरे राजन बाबू को हवा नहीं लग रही कि हम पूछ क्या रहे हैं, और इनको मिर्गी के दौड़े पड़ रहे हैं। हमने क्या पूछा तुम्हें समझ में नहीं आया? हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सुनील सर ने अभी अभी डीएनए कैलकुलेट किया सेल के अंदर, और सेल के अंदर कैलकुलेट करके बताया कि डीएनए की लंबाई 2.2 मीटर निकली। अगर ये 2.2 मीटर बेटा डीएनए है, 2 मीटर मतलब इतना नहीं होता, काफी बड़ा होता है, और 2.2 मीटर डीएनए, इतना लंबा डीएनए, और तो फिर सेल के अंदर रहा होगा तो सेल तो इससे बड़ी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो लगभग सेल 2 मीटर की होनी चाहिए। हाँ फिर 0.1 रहना चाहिए। कह रहा कि सेल 0.1 मीटर की रहनी चाहिए, और अगर 0.1 मीटर कह रहे हो तो 10 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, और 10 सेंटीमीटर की होनी चाहिए तो वो दिखनी चाहिए। अब वो कैलकुलेट कर रहा है, वही होगा, वही होगा। करेक्ट, आओ शाबाश, हाथ मिलाओ। पहली बार तुमने जवाब सही दिया, आओ। ऐसे महानुभूत से हाथ मिलाना चाहूंगा। बोला सर कोशिका 2.2 मीटर की, और लोगों ने बोला था कोशिका नेकेड आई से देखी। बेटा जहां हो वहां से लौट आओ, यहीं बैठे हो यहीं रहो।
होली, अरे होली होली का कुछ फर्क नहीं पड़ता, इस क्वेश्चन का जवाब दो मुझे। भाई साहब, हर कोशिका में कितना मीटर? 2.2 मीटर। और कोशिका भाई साहब 10⁻⁻6 मीटर की, 10⁻⁻6 मीटर का मतलब माइक्रोमीटर की। माइक्रोमीटर का मतलब है कोशिका 1 मीटर के 10 लाखवें हिस्से से भी छोटी है। 1 मीटर का 10 लाख हिस्सा करो, 10 लाखवें हिस्से से भी छोटी है कोशिका। और उस कोशिका के अंदर 2.2 मीटर डीएनए गया कैसा? क्या पागल बना रहे हो सर? मटके के अंदर समुंदर। तब मैं बोलता हूं कि बाबू पतंग उड़ाए हो कभी? 2 किलोमीटर लंबी पतंग उड़ रही है, और जो 2 किलोमीटर लंबी पतंग उड़ रही है उसका धागा 2 किलोमीटर लंबा होगा, लेकिन 10 सेंटीमीटर की चरखी में तुमने क्या किया? लपेट दिया। यस और नो? इसका मतलब डीएनए है 2.2 मीटर का, और वो कोशिका है 10⁻⁻6 मीटर की कोशिका, बहुत छोटी, और डीएनए उसके हिसाब से बहुत बड़ा। फिर भी डीएनए कोशिका के अंदर घुसा कैसे? लपेटना कि सुपर लपेटना? कितनी फीलिंग आती है चरखी वाली है, 1.5 किलोमीटर धागा को लपेटा। यू नो व्हाट द चरखी? 2 तरीके से चलती है। बस जाके तो बोलते हैं यस, 2.2 मीटर का डीएनए हमारी सेल के अंदर घुसेगा, लेकिन ये नॉर्मली नहीं, क्वाइलिंग की सुपर क्वाइलिंग, सो इट रिक्वायर्ड सुपर क्वाइलिंग, इट इज सुपर लपेटना बोलते हैं इसे। और बोलते हैं सुपर क्वाइलिंग कैसी होगी, उसी को बोलते हैं पैकेजिंग, और वही मैं पढ़ाने आ रहा हूं। समझे? तो क्या ये बात दोनों गलत है कि दोनों सही हैं? दोनों सही हैं। क्या सही है? कि सेल बहुत छोटी है और डीएनए सेल के हिसाब से बड़ा है, और क्वाइल्ड है कि सुपर क्वाइल्ड है? सुपर क्वाइल्ड। तो 2.2 मीटर के डीएनए को 46 धागों में सुपर क्वाइल किया गया है। किसमें? 46 धागों में सुपर क्वाइल करके न्यूक्लियस के अंदर रखा गया है। अरे राजन, बुरा मान के क्या है? तुम दुखी हो जाते हो। ये मेरी मार नहीं, तुम मेरा आशीर्वाद है। अच्छा, बाकी लोगों से ऐसे नहीं करता हूं, तुमसे क्यों करता? तुम दुखी मत हुआ करो यार। चलो ठीक है, कभी ना कभी तुम्हें एक चॉकलेट खिलाएंगे हम। इधर रहो, पैकेजिंग पूरी करो, बंटवा दो कि काका। सब लोगों को अपने अपने घर से गुजिया लेके आनी है, और फिर मैं खा के देखूंगा किसके घर की अच्छी है। हाँ भाई। अच्छा, क्वाइलिंग की सुपर क्वाइलिंग, सो हम लोग सुपर क्वाइलिंग ऑफ डीएनए सीखने जा रहे हैं। बस थोड़ी देर और रुको, खत्म होता है टॉपिक, फिर हम लोग बैठ करके गाना गाएंगे, सुनेंगे, फिर घर चलेंगे। ओके, सुपर क्वाइलिंग ऑफ डीएनए। तो यहां पर ऑफ मिसप्रिंटेड है। सुपर क्वाइलिंग ऑफ डीएनए। अब डीएनए की सुपर क्वाइलिंग 2 जगह पर आप देख सकते हो, क्योंकि कोशिकाएं 2 प्रकार की हैं। एक है प्रोकैरियोटिक, और एक है यूकैरियोटिक। दोनों में पहले अंतर सुन लो। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक के न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसलिए न्यूक्लियस का मटेरियल और साइटोप्लाज्म का मटेरियल अलग अलग पड़ा है। ये न्यूक्लियस का मटेरियल है, साइटोप्लाज्म। लेकिन प्रोकैरियोट के पास न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन नहीं है। तो याद रखना, प्रोकैरियोट में जो जेनेटिक मटेरियल है ये साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है, एक रीजन में। इस रीजन का नाम है न्यूक्लियोइड रीजन। और एनसीईआरटी लिखती है कि न्यूक्लियोइड रीजन में डीएनए पड़ा हुआ है, साइटोप्लाज्म में ही पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी स्कैटर्ड नहीं पड़ा हुआ है। द डीएनए इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म इन अ रीजन नोन एज न्यूक्लियोइड रीजन,
इवन दो इट इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म बट इट इज नॉट स्कैटर्ड। क्यों स्कैटर्ड नहीं है? क्योंकि ये डीएनए भी क्वाइल्ड है और इस क्वाइल्ड डीएनए को लूप्स में रखा गया है। दे आर नोन एज लूप्स ऑफ डीएनए। ये शब्द एनसीईआरटी में ढूंढ के अंडरलाइन कर लेना, प्रोकैरियोट के केस में है। और इन्हें क्वाइल करने के लिए प्रोटीन्स रखी गई हैं एंड दीज प्रोटीन आर बेसिक प्रोटीन। मैं आपको बताता चलूं, ये भी आप रट्टा मारोगे लेकिन आपको अगर कॉन्सेप्ट लगाओगे तो याद रहेगा। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। एसिड बेस के साथ अच्छे तरीके से स्टेबलिश्ड स्ट्रक्चर बना सकता है। एसिड और बेस आपस में जोड़े जाएं तो एक स्टेबलिश्ड स्ट्रक्चर बन सकता है। इसीलिए डीएनए एसिडिक था तो उसे लपेटने के लिए प्रोटीन कैसी रखी गई? बेसिक। इस बेसिक प्रोटीन का नाम है प्रोटीन विथ पॉलीअमीन्स। पॉलीअमीन्स, पॉलीअमीन्स का मतलब है इन प्रोटीन में बहुत सारे अमीनो ग्रुप हैं और अमीनो ग्रुप होने की वजह से ये बेसिक प्रोटीन है। मैं आपको बोल दूं, प्लीज नॉन हिस्टोन टर्म मत यूज करना इनके लिए। अक्सर लोग नॉन हिस्टोन शब्द यूज कर लेते हैं। आप केवल यूज करिएगा प्रोकैरियोट में डीएनए को लपेटी जाने वाली प्रोटीन का नाम बेसिक प्रोटीन होता है और जनरली ये पॉजिटिव चार्ज होती है, निगेटिव चार्ज की पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि डीएनए का ओवरऑल चार्ज निगेटिव होता है। तो निगेटिव निगेटिव के द्वारा रिपेल किया जा सकता है, लेकिन निगेटिव पॉजिटिव के द्वारा रिपेल किया जाएगा कि अट्रैक्ट। और इसीलिए डीएनए और बेसिक प्रोटीन का एसोसिएशन बड़ा स्टेबल बन जाता है। यू गॉट इट? ये किस में? प्रोकैरियोट में। अब आइए यूकैरियोट। यूकैरियोट के डीएनए को भी बेटा पैक किया जा रहा है। यूकैरियोटिक डीएनए भी एसिडिक ही है। यूकैरियोटिक डीएनए भी निगेटिव चार्ज है। क्या हो गया? जाने दो, कोई बात नहीं। अब इस डीएनए को पैक करने के लिए देयर इज अ स्पेशल बेसिक प्रोटीन और इन स्पेशल बेसिक प्रोटीन का नाम है हिस्टोन प्रोटीन। तो हिस्टोन शब्द केवल और केवल यूकैरियोट के साथ जाएगा, प्रोकैरियोट के साथ नहीं जाएगा। यह बेसिक प्रोटीन भी पॉजिटिव प्रोटीन है जो कि निगेटिव डीएनए के साथ स्टेबल होते हैं। तो बताइए, बेसिक प्रोटीन दोनों तरफ हैं, चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो। पॉजिटिव प्रोटीन दोनों तरफ हैं, चाहे यूकैरियोट हो चाहे प्रोकैरियोट हो। लेकिन इन प्रोटीन का नाम हिस्टोन है और इनका कोई नाम नहीं है। हम लोग बोल सकते हैं प्रोटीन विद पॉलीअमीन। बस एक बात और याद रखनी है कि दीज हिस्टोन इन यूकैरियोट आर ऑफ 5 टाइप। 5 प्रकार की हिस्टोन प्रोटीन्स हैं। इनमें से एक है H1, एक है H2A, एक है H2B, एक है H3 और एक है H4। बताओ, H माने हिस्टोन, तो हिस्टोन की 5 प्रोटीन के नाम आप लिख लीजिए। इट इज H1, H2A, H2B, H3 और H4। तो बताइए, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में पैकेजिंग एक जैसी की अलग अलग? अलग अलग, पर दोनों में प्रोटीन कैसी है? बेसिक। दोनों में प्रोटीन कैसी है? पॉजिटिव। लेकिन एक ही प्रोटीन का नाम हिस्टोन और एक का नाम है प्रोटीन विद पॉलीअमीन। बोलते हैं कि ये जो हिस्टोन प्रोटीन है, सर ये क्यों बेसिक हैं? बिकॉज हिस्टोन प्रोटीन हैव द बेसिक अमीनो एसिड्स और इनके बेसिक अमीनो एसिड के नाम आपकी एनसीईआरटी ने दिए हैं, तो आप उनके नाम याद रखिएगा। वन इज लाइसिन, अनदर वन इज आर्जिनिन। हिस्टिडीन का नाम नहीं दिया है, पर लाइसिन और आर्जिनिन की भरमार होती है इनमें, हिस्टोन में। तो लाइसिन और आर्जिनिन ज़्यादा होने की वजह से बेसिक अमीनो एसिड ज़्यादा हैं और बेसिक अमीनो एसिड ज़्यादा होने की वजह से हम लोग बोलते हैं प्रोटीन भी कैसी है? बेसिक। प्रोटीन भी है बेसिक। और बेसिक प्रोटीन यूकैरियोट की 5 प्रकार की, नाम बताओ। H1A, सॉरी H1, H2A, H2B, H3 और H4। ये 5 प्रकार की बेसिक प्रोटीन यूकैरियोट में कैसे सुपर कॉइलिंग करती हैं, दैट इज गिवन इन डिटेल
इसे डिटेल में दिया गया है और वो मैं पढ़ाने जा रहा हूं। इसे हटा दूं? हटा रहा हूं। हटा दूं बेटा? जब हो जाए बता दे। आइए अब मैं इनकी पैकेजिंग सिखाता हूं आपको। तो पहले हिस्टोन देखिए क्या करती है। हिस्टोन के H2A का डाइमर, डाइमर का मतलब होता है दो मॉलिक्यूल, H2A का डाइमर, H2A का डाइमर, H2B का डाइमर, इसके बाद H3 का डाइमर, इसका बॉन्ड पीछे से एज्यूम करो, पीछे से H3 आपस में जुड़ा हुआ, और इसके बाद H4 का डाइमर। अब आप बताइए कौन सा वाला यूज नहीं हुआ? H1 यूज नहीं हुआ। तो H4 का डाइमर, H3 का डाइमर, H2A का डाइमर, H2B का डाइमर, एक बेटा डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो डाइमर 2, डाइमर 2 4, डाइमर 2 6 और डाइमर 2 8 हिस्टोन का ऑक्टामर बनता है। ये लाइन एनसीईआरटी में दी है। इट इज नोन एज हिस्टोन ऑक्टामर डिस्क। अब मुझे बताओ हिस्टोन ऑक्टामर डिस्क में कितने लोग? 5 लोग। वाह, 4 लोग और 4 के डाइमर। कौन कौन? 4 के डाइमर, 4 टाइप। बोलो कौन? H2A, H2B, H3, H4। तो बताओ डाइमर डाइमर कितनी बार? 4 बार। तो टोटल डाइमर कितने हो गए? 4 और 4 2 नहीं 8 बेटा ऑक्टामर की एक डिस्क बनती है। अपनी अपनी एनसीईआरटी देखो, यही हरे कलर की डिस्क आपकी एनसीईआरटी में दिखाई गई है कि दिस डिस्क इज हिस्टोन ऑक्टामर डिस्क। दिखाई नहीं पड़ी? दिख गई? अब बताओ इस हिस्टोन ऑक्टामर डिस्क में कितने लोग हैं? 8। कौन कौन? H2A, H2B, H3, H4। कौन नहीं है? H1। अब इस हिस्टोन ऑक्टामर डिस्क में, इस हिस्टोन ऑक्टामर डिस्क में डीएनए आ रहा है और ये लपेटा जा रहा है। देखो अपनी बुक देखोगे ध्यान से, डीएनए आ रहा है और इसे लपेटा जा रहा है। और लगभग 2 चक्कर मार रहा है, और ये 2 चक्कर मारने के बाद बाहर निकल रहा है, और बाहर निकालने के बाद इसे क्लिप किया जा रहा है। और जब क्लिप किया जा रहा है तो यहां पर एक और हिस्टोन है। बोलो कौन है? H1। तो हर हिस्टोन ऑक्टामर डिस्क में डीएनए लगभग 2 चक्कर मार करके, लपेट करके क्लिप किया जा रहा है, और इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बन रहा है। इसका नाम है न्यूक्लियोसोम। दिस न्यूक्लियोसोम इज ऑल्सो नोन एज न्यू बॉडी, NU बॉडी। हाँ, मुझे मालूम है ये पहली बार में नहीं समझ में आता। यस आई नो। बेटा अपना स्टॉल दो, बड़ा चाहिए, बड़ा। हाँ लाओ। लेट सपोज इट इज अ डीएनए। सब लोग ध्यान से देखिए, इसमें जो काली लाइनें हैं बेस पेयर हैं। एज्यूम करिए ये रहा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये रहा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। बीच की जो लाइनें दिख रही हैं बेस पेयर। फिर से बोलो बेस पेयर। तो ये रहा डीएनए आपका, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। नाउ लेट सपोज दिस इज अ डिस्क। कौन सी डिस्क? हिस्टोन ऑक्टामर डिस्क। इस हिस्टोन ऑक्टामर डिस्क में लगभग 2 चक्कर। कितने चक्कर? 2। और 2 चक्कर लगाने के बाद क्लिप किया गया। क्या किया गया? क्लिप। ला भैया रबर बैंड दो।
अरे नहीं ऐसे मत करो कि ये वो बिटिया वो क्लेचर है, हम जानते हैं खरीदना पड़ता है। पहले नहीं जानते थे, अब सब जान गए। इसलिए ज्यादा त्योहार व्योहार मत मनाया करो, तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारी जिंदगी में मजदूर बनना लिखा है। अरे तो हम एक्सपीरियंस वाली बात बताते हैं, मान जाओ, और नहीं तो जल के ही मानोगे। हाँ तो जलो, यस सर कहने से कौन सी। अभी जो तुम्हारे सामने ये ब्लैक में ना ये जो रबर बैंड मैंने बांधा है, इट इज H1, H1 एंड दिस इज हिस्टोन ऑक्टम एंड दिस इज DNA, DNA। पकड़ो बेटा। अब देखिए फिर से बेटा दूसरे हिस्टोन ऑक्टामर में 2 चक्कर और फिर से क्लिपिंग। ओके, नहीं आया। फिर से एक हिस्टोन ऑक्टामर में 2 चक्कर, फिर से क्लिपिंग। अब मेरे पास 2 ही हाथ में 2 ही पकड़ सकता हूं, आगे नहीं। एक और बॉटल दे दो, कोशिश कर। कह रहा 2 नहीं सर, आपके पास 4 हाथ है। जिस दिन 4 हाथ हो जाएंगे बेटा उस दिन भाग खड़े होगे तुम हमको देखे। आए राम शैतान आया। बोले कहता वो तो सर अभी भी लगते हो आप। बड़ा कितना खुश। तो अब आपके सामने जो मैं बना रहा हूं ये केवल आपके लिए है कि बताओ यहां DNA लपेटा जा रहा है, कितने चक्कर? 2, और फिर क्लिप किया जा रहा है किससे? H1। तो बताओ जो DNA और हिस्टोन है इसका नाम न्यूक्लियोसोम, और इसका नाम न्यूक्लियोसोम, और इसका नाम न्यूक्लियोसोम। और ऐसे बेटा न्यूक्लियोसोम बनते जाएंगे। कितने बनते जाएंगे? जितने बेस पेयर। जितने। और पहले तो ये बताएं कि बेस पेयर कितने जरूरी होते हैं। एक न्यूक्लियोसोम में लगभग 200 बेस पेयर ऑफ DNA यूज हो जाते हैं। कितने? 200। चलो कैलकुलेट करो, हमारे पास कितने बेस पेयर है? पता नहीं सर। 6.6 × 10⁻9 बेस पेयर हैं। तो बताओ एक न्यूक्लियोसोम को बनाने के लिए कितने बेस पेयर? 200। तो टोटल कितने न्यूक्लियोसोम? 6.6 × 10⁻9 बेस पेयर अपॉन 200। ये 200 का 0 हटा दो, यहाँ 10⁻7। 3.3 × 10⁻7 न्यूक्लियोसोम। ये 10⁻7 न्यूक्लियोसोम बनाए जाएंगे या इससे कम। क्यों कम? क्योंकि मैं अभी तुम्हें पैकेजिंग और सिखाऊंगा। सी दिस वंस मोर, ध्यान से देखते रहो। बताओ ये जो मैंने बनाया सर ये बोतल और दुपट्टा मत है, ये नहीं, इसे बोलो ये क्या है? डिस्क। और ये क्या है? H1। और ये जो लपेटा गया है DNA। तो DNA डिस्क में लपेटा गया, DNA डिस्क में लपेटा गया, और DNA डिस्क में लपेटा जा रहा है। बताओ ये वाला पार्ट न्यूक्लियोसोम, ये वाला पार्ट न्यूक्लियोसोम, ये वाला पार्ट न्यूक्लियोसोम। घबराओ मत। न्यूक्लियोसोम बनाने के लिए DNA के कितने बेस पेयर? 200। यहाँ पर 200, यहाँ पर 200। लेकिन 2 न्यूक्लियोसोम के बीच में भी तो DNA प्रेजेंट है, नहीं है? क्या 2 न्यूक्लियोसोम के बीच में भी DNA प्रेजेंट है? यस। इसे समझने की कोशिश करो। तो मैं थोड़ा लिखूंगा फिर उसके बाद दोबारा बनाऊंगा। और अब मैं आपको बताऊंगा छोटे स्ट्रक्चर में कि मान लीजिए ये न्यूक्लियोसोम है, ये हिस्टोन है, ये हिस्टोन है, ये हिस्टोन है, ऐसे बहुत सारे हिस्टोन है। इन हिस्टोन में DNA लपेटा जा रहा है। सर जी DNA लपेटा जा रहा है, DNA लपेटा जा रहा है, लगभग हर बार 2 चक्कर लगाए जा रहे हैं, लपेटा जा रहा है। और लपेटने के बाद इसे स्टेबलाइज किया जा रहा है, स्टेबलाइज किया जा रहा है। स्टेबलाइज किया जाते वक्त ये रही H1, अगेन दिस वन इज H1, अगेन दिस वन इज H1, अगेन दिस वन इज H1। ये रुकने वाला नहीं है, बहुत सारा है। तो सर अब मुझे बताइए कि ये जो आपके सामने स्ट्रक्चर आ रहा है ये क्या है? सर यही स्ट्रक्चर है क्वाइलिंग, इसी को बोलते हैं क्वाइलिंग। आगे क्वाइलिंग होती जा रही है जिसमें से ये बॉडी का नाम NU बॉडी, इसका नाम NU बॉडी। व्हाट इज NU बॉडी? न्यूक्लियोसोम। अब इन न्यूक्लियोसोम के बीच में भी जो DNA बचा हुआ है इसका नाम है लिंकर DNA। बोलो क्या नाम है? लिंकर DNA। जो 2 न्यूक्लियोसोम को आपस में लिंक करे उसे बोलते हैं लिंकर DNA। और इसीलिए H1 नाम की जो बेटा हिस्टोन है
इट इज नोन एज लिंकर हिस्टोन। फिर से बोलो, लिंकर हिस्टोन। और इसीलिए बोलते हैं कि अगर एक न्यूक्लियोसोम को बनाने में 200 बेस पेयर यूज हो रहे हैं, इसका मतलब है हमारे 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर में कितने बनेंगे? बाई 200 इट इज अबाउट 3.3 इंटू 10⁷ न्यूक्लियोसोम। एक और बात है कि जब आपका डीएनए पूरी तरीके से लपेटा जाएगा तो ये जो तुम्हारे लपेटे जाने के बाद ये जो न्यूक्लियोसोम है ये आपको छोटे छोटे मोतियों जैसे दिखेंगे, धागों में फंसे हुए मोती। और धागों में फंसे हुए मोती कहलाएंगे पर्ल ऑन स्ट्रिंग और द बीड्स ऑन स्ट्रिंग। बीड्स का मतलब होता है गांठें, तो पर्ल ऑन स्ट्रिंग्स या फिर बीड्स ऑन स्ट्रिंग। बीड्स ऑन स्ट्रिंग का मतलब है इनमें गांठों जैसे स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेंगे। और ये जो गांठ जैसे स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ रहे हैं, नॉट जैसे स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहे, दे आर न्यूक्लियोसोम। इन्हें क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसोम या फिर न्यू बॉडी, न्यूक्लियोसोम बॉडी। और हर न्यूक्लियोसोम में लगभग कितने बेस पेयर यूज हो जाएंगे? 200 बेटा यूज हो जाएंगे। तो घबराओ मत और ध्यान से एक बार और देखने की कोशिश करो। चलिए, ये क्या बनाया मैंने? डिस्क। क्या बनाया? कौन सी डिस्क है? हिस्टोन ऑक्टामेयर डिस्क। आई नो कि ये डिस्क जैसा नहीं दिख रहा, लेकिन आपको एज्यूम करना पड़ेगा। बताइए इसमें क्या लपेटा गया? किसने स्टेबलाइज किया? H1। H1। अगेन मेरे पास एक और डिस्क आई, ये रही वो डिस्क। कितने चक्कर मारेगा? 2। और 2 चक्कर मारने के बाद इसे स्टेब्लिश किया जाएगा। अब बताओ, 2 ही से समझा रहा हूं, बताइए क्या ये डिस्क है? क्या ये डिस्क है? तो दोनों डिस्क के बीच में जो भी डीएनए बचा है, लिंकर डीएनए, और इसका H1, लिंकर H1। बोलो, लिंकर। लिंकर स्टोन है। बताओ यहां पर कितने स्टोन? 4 के मोनोमर की डाइमर, और यहां पर भी डाइमर। बताओ ये क्या है? कौन सी बॉडी? न्यूक्लियोसोम। ये कौन सी? न्यूक्लियोसोम। सर जी अभी एक क्वाइलिंग हुई है, क्वाइलिंग पे क्वाइलिंग होना, इट इज नोन एज सुपर क्वाइलिंग। अब सुनना, ये दोनों के दोनों न्यूक्लियोसोम एक दूसरे के रेस्पेक्ट में फिर से क्वाइल होंगे। नहीं आया? आया? प्लीज सोचो, नहीं तो गड़बड़ करोगे। मेरे पास 3D और तरीका नहीं। फिर से देखो, बताओ ये क्या है? बॉटल मत बोलना, ये क्या है? हिस्टोन। बताओ ये क्या है? व्हाइट वाला। ये क्या है? ये क्या है? बताओ डीएनए और हिस्टोन मिलकर ये क्या बना रहे हैं? न्यूक्लियोसोम। क्या बना रहे हैं? न्यूक्लियोसोम। क्या न्यूक्लियोसोम एक दूसरे के रेस्पेक्ट में और क्वाइल हो रहे हैं? यस। अब बताइए, इस वजह से न्यूक्लियोसोम की बॉडीज पास आती जा रही हैं। और बेटा क्या ये क्वाइलिंग के ऊपर क्वाइलिंग है? जगाते रहना उसे। इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनेगा, नाम कहलाएगा सोलेनॉइड। क्या कहलाएगा? सोलेनॉइड। मैं कोशिश करता हूं समझाने की कि सर न्यूक्लियोसोम फर्दर क्वाइल्ड होने लगे, न्यूक्लियोसोम फर्दर क्वाइल होने लगे एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, तो यहां पर एक स्ट्रक्चर बनेगा, नाम है सोलेनॉइड। नहीं आया? मैं फिर कोशिश करूंगा, आपको सीखना ही है। वंस मोर, बताइए ये क्या है? हिस्टोन। फिर से बोलो, ये डीएनए है। डीएनए में हिस्टोन, आप डीएनए हिस्टोन में जाकर के लपेटा गया कितने बार? 2 बार। कितने बार? इसे स्टेबलाइज किया गया। किसने स्टेबलाइज किया? लिंकर, H1 ने किया। इसका नाम न्यूक्लियोसोम, इसका नाम न्यूक्लियोसोम। दोनों न्यूक्लियोसोम आमने सामने हैं, ये दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्वाइल हुए। क्या नाम है? सोलेनॉइड। फिर से बोलो, सोलेनॉइड। तो जब सोलेनॉइड हो जाएगा तो जो तुम्हारे न्यूक्लियोसोम दूर दूर तक है वो पास पास आ जाएंगे। यस। नाउ अब तुमको ये सोलेनॉइड मानना पड़ेगा। अब जो ये तुमको मैंने डीएनए बताया था, इसको सोलेनॉइड मानना पड़ेगा। नाउ सपोज इट इज अ सोलेनॉइड, इट इज अ, कैसे सर? बताओ, ये स्टोन है, यही देखोगे तभी आएगा। बोलो, ये स्टोन है, ये स्टोन है, ये क्या है? अब कर रहा हूं, क्या ये डीएनए है? 1 की 2? बताओ इसे लिंकर किया गया? 1 की 2? बताओ इसे लिंकर किया गया?
अब बताओ दोनों आपस में न्यूक्लियोसोम बनाए। अब ये दोनों न्यूक्लियोसोम एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कॉइल हुए। नाउ दिस इज सोलेनॉइड। तो क्या तो दो ही हैं कि बेटा सारे सारे? तो सारे हिस्टोन पास पास आने लगे और तो एक स्ट्रक्चर बना जो न्यूक्लियोसोम के कॉइल होने से है, उसका नाम क्या होगा? सोलेनॉइड। फिर बोलो सोलेनॉइड। लेट्स सपोज इट इज अ सोलेनॉइड। क्या है ये? सोलेनॉइड। नाउ सोलेनॉइड इज गोइंग टू कॉइल इटसेल्फ। अगर आप लोगों को 3D कॉइलिंग आती है तो दिखाई पड़ेगा। सोलेनॉइड इज गोइंग टू कॉइल इटसेल्फ। और जब सोलेनॉइड कॉइल होने लगा तो कहीं डेंस होने लगा, कहीं रेयर होने लगा, कहीं डेंस होने लगा, और इस तरीके से एक 3D स्ट्रक्चर बना। कैसा? 3D। एंड इट इज नोन एज क्रोमैटिन। क्या G1 में पहुंचे? यस में पहुंचे? G2 में पहुंचे? इसका नाम क्या है? क्रोमैटिन। फिर से बोलो क्रोमैटिन। आइए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर सोलेनॉइड फर्दर क्वाइल होने लगे, बहुत ज्यादा क्वाइल, फिर रेयर क्वाइलिंग, फिर ज्यादा क्वाइलिंग, फिर रेयर क्वाइलिंग, इस तरीके से जो आपके सामने धागा आएगा, इस धागे का नाम है क्रोमैटिन। बोलो क्या नाम है? क्रोमैटिन। उधर उठो। अब बताओ इन क्रोमैटिन में जो तुम्हें ये गांठें दिखाई पड़ रही हैं, ये क्या है? पता नहीं सर, दूसरे कलर से बनाते तभी दिखाई पड़ेंगे। गड़बड़ मत करो बेटा। बताओ ये जो गांठें दिखाई पड़ रही हैं, हाँ न्यूक्लियोसोम। ये जो दिखाई पड़ रही है क्या है? न्यूक्लियोसोम। तो बताओ न्यूक्लियोसोम फर्दर कॉइल हुए थे, क्या बनाया था? सोलेनॉइड। सोलेनॉइड कॉइल हुए, क्या बनाया? क्रोमैटिन। हाँ, और क्रोमैटिन हर जगह कॉइलिंग एक जैसे कि अलग 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 अलग। कहीं पर ये डेंस है, कहीं पर रेयर, फिर डेंस, फिर रेयर। जो डेंस जगह है दैट इज नोन एज हेट्रोक्रोमैटिन। और ये डार्क कलर की है। और जो बेटा रेयर है दैट इज नोन एज यूक्रोमैटिन। एंड ये लाइट कलर की है। लाइट कलर की है। तो पहले बना डीएनए, डीएनए से जुड़ा हिस्टोन, हिस्टोन जुड़कर बना न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम कॉइल हुआ सोलेनॉइड, सोलेनॉइड से बना क्रोमैटिन। और क्रोमैटिन में कितने पोर्शन? दो, एक डेंस और एक लाइट। जो डेंस वाला है वो हेट्रोक्रोमैटिन, जो लाइट वाला है वो यूक्रोमैटिन। एंड दिस यूक्रोमैटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। हम जान गए तुम्हें कितना आ रहा है। चलो ऊपर देखो, यहां देखो, सब लकीर के फकीर बने। बताओ ये क्या है? सर ये क्या है? बोलो। पता नहीं सर क्या है, आप क्या बना रहे हो? अभी अभी मैंने डबल हेलिकल मॉडल पढ़ाया था, सिंगल हेलिक्स की डबल। तो बताओ जो अभी बनाया ये क्या है? डीएनए है कि हिस्टोन है? बोलना पड़ेगा। क्या है? डीएनए। एक चेन की दो चेन, 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। अब बताओ ये जो बनाया ये क्या है? हिस्टोन। मोनोमर की ऑक्टामर? ये क्या है? हिस्टोन। मोनोमर की ऑक्टामर? अब लिखो ये क्या है? डीएनए। ये क्या है? हिस्टोन। चलो ये दोनों अभी साथ साथ है कि अलग अलग? अलग अलग। अब इनको साइड कर दो। अब आगे आओ, ये रहे ऑक्टामर, 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 बहुत सारे ऑक्टामर बन रहे हैं। अब बताइए इनमें क्या जोड़ूं? डीएनए। सिंगल स्ट्रैंड की डबल स्ट्रैंड डीएनए जोड़ूं? और बताओ एक चक्कर की दो चक्कर? दो चक्कर मारे, दो चक्कर। और इन्हें स्टेबलाइज कराऊं? किससे स्टेबलाइज कराऊं? H1
किसे H1, किसे H1, किसे H1। अब बताओ इस बॉडी का नाम क्या नाम? न्यूक्लियोसोम है। अब ये न्यूक्लियोसोम फर्दर कॉइल होने लगे। बताइए न्यूक्लियोसोम फर्दर कॉइल होने लगे, और जो फर्दर कॉइल होने लगे इसका नाम सोलेनॉइड। क्या ये सोलेनॉइड है? तो आप मुझे यही बोलते जाओगे तो अभी तो मेरे को हिम्मत बनेगी। बोलो पहले क्या था? डीएनए, फिर क्या था? हिस्टोन, दोनों जुड़े क्या बना? न्यूक्लियोसोम। बताओ ये H1 है? क्या ये लिंकर है? दूर दूर हैं और कॉइल हुए, क्या बना? सोलेनॉइड। सोलेनॉइड पूरी बॉडी है। अब यही सोलेनॉइड फर्दर कॉइल हुआ, कहीं कहीं पर डेंस है और कहीं कहीं लाइट है, कहीं कहीं डेंस है और कहीं कहीं लाइट। बताओ ये थ्रेड है, तो ये जो थ्रेड हैं इन थ्रेड का नाम बताओ क्या है? क्रोमैटिन। क्रोमैटिन। ऐसे 46 धागे हैं मेरे पास। कितने धागे? 46। कितने धागे हैं? 46। और हर धागे में एक डार्क और लाइट पोर्शन है। डार्क पोर्शन का नाम हेट्रोक्रोमैटिन। पूरा नहीं लिखूंगा, याद रखा। बोलो क्या? हेट्रोक्रोमैटिन। और ये वाला यूक्रोमैटिन। तो जो डार्क कलर और जो लाइट कलर, तो बताओ क्रोमैटिन में एक रीजन की दो रीजन? दो रीजन। क्या ये अल्टरनेट कर रहे हैं? अब ये पूरे धागे कितने हैं मेरे पास? 46। और ये धागे किस स्टेज में हैं? G1 S G2, G1 S और G2। और क्या यहाँ डीएनए का रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है? डिवीजन हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। इसका मतलब ट्रांसक्रिप्शन बेटा क्रोमैटिन से ही हो रहा होगा, या तो हेट्रो से या तो यू से। तो जो इसका यू क्रोमैटिन पोर्शन है, कौन सा? एक्टिव की इनएक्टिव? एक्टिव। किस बात के लिए एक्टिव? ट्रांसक्रिप्शन। व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? डीएनए से आरएनए बनना। तो डीएनए से आरएनए बनना हेट्रो से होगा कि नहीं होगा? यू से होगा। बताओ एक्टिव की इनएक्टिव? इनएक्टिव। और ऐसे कितने धागे हैं? 46। और अगर कोशिका G1 S G2 में पड़ी रहे तो कभी क्रोमोसोम बनने की जरूरत नहीं है। नहीं है जरूरत क्रोमोसोम बनने की। लेकिन कोशिका G1 S G2 को पार करते हुए प्रोफेज में जाएगी, फिर मेटाफेज में। और लोग बोलते हैं मेटाफेज में क्रोमोसोम का अवतार होता है। और क्रोमोसोम कितने बनते हैं? 46। यानी यही 46 धागे। जीशान बेटा अपने अगल बगल बात मत होने दो, मेहनत की जा रही कि आपको समझ में आ जाए। यही 46 धागे 46 क्रोमोसोम बनाते। और कैसे बनाते हैं आप देख लो। मान लो ये अब क्रोमैटिन है, जिसको मैंने कभी डीएनए माना था, फिर उसको सोलेनॉइड माना था, अब इसको मानना हो क्रोमैटिन। बोलो क्या नाम? तो इसका जो डार्क हिस्सा है हेट्रोक्रोमैटिन, और जो लाइट हिस्सा है पकड़ो। अब ये जो क्रोमैटिन है आपस में कॉइल हो रहा। द क्रोमैटिन इज गोइंग टू कंडेंस इटसेल्फ, लेकिन ये G2 फेज के बाद होगा। और बेटा जो क्रोमैटिन है ये कंडेंस होते होते एक प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन बना रहा। बैठे रहो। क्या बना रहा? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। और इसी प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन में आकर के बन रही है एक बेटा क्रोमैटिड। बोलो क्या बन रही? क्रोमैटिड। और ये बन रही क्रोमैटिड। और ये जो लाल लाल दिख रहे हैं ये है सेंट्रोमियर। और ये क्या है? क्रोमोसोम। नहीं आया? अभी नहीं आया? तो बताओ सिंगल क्रोमोसोम भी हो, 46 में 23 क्रोमोसोम भी हो, हर 23 क्रोमोसोम को ढूंढोगे तो उसमें मिलेगा क्रोमैटिड। बोलो क्या? क्रोमैटिड। क्रोमैटिड में क्या मिलेगा? क्रोमैटिन। फिर से बोलो। क्रोमैटिन में क्या मिलेगा? सोलेनॉइड। सोलेनॉइड में क्या मिलेगा? न्यूक्लियोसोम में क्या मिलेगा? हिस्टोन। और डीएनए। डीएनए सिंगल की डबल? सिंगल की डबल? डबल। तो कई बार बच्चे बोलते हैं सर हैप्लॉइड होना तो सिंगल स्टैंडर्ड होना है, तो मेरे को मन करता कि थप्पड़ मार दे। हैप्लॉइड होना मतलब 46 क्रोमोसोम होना कि 23? और 23 क्रोमोसोम में हर क्रोमोसोम में डीएनए सिंगल की डबल? डबल। आधे से ज्यादा बच्चों को लगता है हैप्लॉइड का मतलब हो गया सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। समझे कि नहीं? अब देखना, मैं कोशिश कर रहा हूं, एग्जैक्ट ऐसा नहीं बनेगा लेकिन ऐसा ही बनता है। अगर थोड़ा धैर्य रखोगे तो आएगा। ये रहा प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, और ध्यान से देखना, ये रहा हेट्रोक्रोमैटिन, ये रहा यूक्रोमैटिन,
ये रहा हेट्रोक्रोमेटिन, ये रहा यूक्रोमेटिन, ये रहा हेट्रोक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन, देन अगेन हेट्रोक्रोमेटिन। तुम्हें मालूम है मैं कहां जा रहा हूं? हेट्रोक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन। अगर मैं देख रहा हूं तो आप इसको बताओ ये क्या है? क्रोमोसोम। नहीं है? अब अगर मैं क्रोमोसोम की ऊन उधेड़ने लगूं तो ये क्रोमोसोम के जो स्ट्रक्चर हैं इतने हॉलो नहीं होते, मैंने एग्जैक्ट वैसे नहीं बनाए। इनका नाम है क्रोमैटिड। बोलो क्या नाम है? और क्रोमैटिड में ये क्या है? सेंट्रोमियर। फिर से बोलो, सेंट्रोमियर। और भाई साहब, पूरे भाई साहब का नाम क्या है? क्रोमोसोम। तो 46 धागे कितने क्रोमोसोम बन गए? 46। और अगर मैं ये ऊन उधेड़ना चालू करूं तो पहले क्या खुलेगी? क्रोमैटिड। बोलो, टिड है ये, क्रोमैटिड। और क्रोमैटिड की ऊन खुलेगी तो फिर क्या खुलेगा? क्रोमैटिन। अगर क्रोमैटिन को खोलो तो क्या मिलेगा? न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम को खोलूंगा तो डीएनए अलग, हिस्टोन अलग। नहीं है? तो बताओ, हमारा डीएनए ही आगे चल के क्या बनाता है? क्रोमोसोम। नहीं आया? आया? तो कितना? 46 है। ऐसा। अब बताओ कैसे चलोगे? डीएनए हिस्टोन मिलकर के कॉइलिंग करेंगे, क्या बनाएंगे? न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम कॉइल करेंगे, क्या बनाएंगे? सोलेनॉइड। सोलेनॉइड कॉइल करेंगे, क्या बनाएंगे? क्रोमैटिन। क्रोमैटिन में कितने पोर्शन? 2। एक कौन? हेट्रोक्रोमैटिन, यूक्रोमैटिन, हेट्रोक्रोमैटिन, यूक्रोमैटिन। और बेटा ये जो यूक्रोमैटिन होंगे फर्दर कॉइल करेंगे, एक कॉन्स्ट्रिक्शन बनाएंगे, नाम बताओ? सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर में ये क्या है? क्रोमैटिड। तो बताओ 46 धागे कितने क्रोमोसोम? 46 क्रोमोसोम बनाएंगे। यस और नो? आप ध्यान से सुनो, अंशिका आपका क्वेश्चन था इसलिए ध्यान से सुनना। आपने क्वेश्चन मुझसे पूछा कि सर जब हम क्रोमैटिन से क्रोमोसोम की तरफ जाएंगे तो क्या हमें कुछ और सेट ऑफ प्रोटीन की जरूरत मिलेगी? यस सर, वी नीड सम अदर प्रोटीन एंड दीज प्रोटीन आर नोन एज नॉन हिस्टोन प्रोटीन। बोलो क्या? नॉन हिस्टोन प्रोटीन। अपनी एनसीईआरटी पलट कर देखो तो उसमें लिखा होगा NHC। क्या लिखा है? NHC, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। सो अगर मैं क्रोमैटिन को फर्दर क्वाइल करूं तो उस क्वाइलिंग के लिए मुझे फिर से कुछ प्रोटीन की जरूरत होगी, एंड दीज प्रोटीन आर नोन एज नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, एंड दीज नॉन होमोसोमल प्रोटीन मे बी एसिडिक। मे बी क्या? एक्चुअली एसिडिक भी हो सकते हैं। तो लोग कहते हैं क्या डीएनए की क्वाइलिंग में कभी एसिडिक प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी? यस। कब? जब वो क्रोमैटिन रहेगा। जब क्या रहेगा? क्रोमोसोम। और आपका क्वेश्चन क्रोमैटिन से था, तो जब तक क्रोमैटिन है तब तक एसिडिक प्रोटीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब क्रोमैटिन से क्या बनेगा? क्रोमोसोम, तो किसकी जरूरत पड़ेगी? एसिडिक प्रोटीन, NHC। और अपनी एनसीईआरटी ओपन करके देखो तुम्हें दिखाई पड़ेगा NHC लिखा हुआ है। लिखा है? व्हाट इज NHC? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। पेज टर्न करो सर नितिन, यहाँ मिल गया? यस, दिस इज नोन एज नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। और यहाँ तक आप मुझे पहुँचाइए और फिर इसके बाद घर जाइए। बताइए, डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड की डबल स्ट्रैंडेड? डबल स्ट्रैंडेड है। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, याद रहेगा। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को आप लोगों ने किस में डाला था? हिस्टोन। हिस्टोन कितनी थी? 5 याद है? बोलो कौन? H1, H2A, H2B, H3, H4। कौन ऑक्टामर में नहीं है? कौन ऑक्टामर में है? H2A, H2B, H3, H4। इनके डाइमर हैं? तो कितने लोगों के डाइमर? 4 लोगों के डाइमर जुड़ गए, डिस्क बनाया।
जिसका नाम हिस्टोन ऑक्टामर बेस। डीएनए इसमें लगभग 2 चक्कर मारा, कॉइल हुआ, स्टेबल किया गया। स्टेबल किससे कराया गया? H1 इज लिंकर। बताओ इसके बीच में लिंकर डीएनए भी है। तो बेटा हिस्टोन के साथ डीएनए का नाम न्यूक्लियोसोम रखा गया। न्यूक्लियोसोम और न्यूक्लियोसोम के बीच का डीएनए लिंकर डीएनए। क्या न्यूक्लियोसोम एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कॉइल हुए? जैसे कॉइल हुए नाम हुआ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड फर्दर कॉइल हुए, क्या बनाया? क्रोमैटिन। क्रोमैटिन के कितने पोर्शन? 2। एक कौन? यूक्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन। क्रोमैटिन फर्दर कॉइल हुए, क्रोमैटिन बनाए और क्या बनाया? क्रोमोसोम। तो चाहे हैप्लॉइड हो, चाहे डिप्लॉइड, चाहे 23 हो, चाहे 46, हर क्रोमोसोम में डबल स्टैंडर्ड डीएनए। यस और नो? क्या वाकई समझ में आया? क्या क्रोमैटिन से क्रोमोसोम जा सकते हो? और उसके लिए हिस्टोन की नॉन हिस्टोन? इसलिए बेटा हिस्टोन शब्द भी यूकैरियोट में, नॉन हिस्टोन शब्द भी यूकैरियोट। इसलिए प्रोकैरियोट में शब्द क्या आएगा? बेसिक प्रोटीन विद पॉलीएमिन। तो जो लोग जा रहे हैं उनको हैप्पी होली, और बाकी कल हम लोग ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में मिलते हैं। ठीक है? इट इज ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।